हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, एग्जाम आ गए हैं मिड टर्म के। उसी के तहत ये जो वीडियो होगी वो वन शॉट वीडियो होगी क्लास 12 सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। जो आपकी दो बुक हैं, भारतीय समाज और भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं मिड टर्म एग्जाम 2025 के लिए, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जो क्लास 12 एसपी न्यू ग्रुप नाम से है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें, जो हमारे एकलव्य स्टडी पॉइंट .com नाम से। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है। तो सिलेबस जो हमारा मिड टर्म एग्जाम का है आपका सोशियोलॉजी का, पहली जो आपकी बुक है भारतीय समाज, इससे आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं। भारतीय समाज की जनसंख्या की संरचना, दूसरा जो है वो सामाजिक संस्था निरंतरता एवं परिवर्तन, तीसरा जो है वो है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, चौथा जो है वो है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। सेकंड बुक से सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है, वो है संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले बुक फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है जनसांख्यिकी से क्या अभिप्राय है। तो जनसांख्यिकी क्या होती है? तो देखिए, जनसांख्यिकी को समझने से पहले इस जो जनसांख्यिकी शब्द कहाँ से आया इसको समझते हैं हम। तो ये डेमोग्राफी या जनांकिकी से बना हुआ है। तो डेमोग्राफी या जनांकिकी क्या होती है इसको समझते हैं हम। तो देखिए, डेमोग्राफी जो है वो यूनानी भाषा के दो शब्द डेमोस और ग्राफिन से मिलकर बना हुआ है। तो डेमोग्राफिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जो यूनानी भाषा के हैं। इन्हीं से आप समझ सकते हैं भाई जनांकिकी क्या है। तो इसमें देखिए, डेमोस का अर्थ होता है लोग और ग्राफिन का मतलब होता है वर्णन, यानी लोगों का वर्णन। अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो लोगों के वर्णन की बात करता है। ठीक है, तो लोगों का किस चीज में वर्णन होता है ये समझते हैं। तो देखिए, जनसांख्यिकी का अर्थ हुआ जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन। यानी जब हम डेमोग्राफी या जनांकिकी की बात करते हैं, उसके अंदर हम जो भी जनसंख्या है उसका सुव्यवस्थित जब अध्ययन करते हैं, तब हम उसे क्या कह देते हैं? जनसांख्यिकी। ठीक है। अब किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें देखिए, जन्म, मृत्यु, प्रवास, लिंग अनुपात, आयु संरचना। ठीक है ना, तो इन सब चीजों का क्या है? अध्ययन किया जाता है जनसांख्यिकी के अंदर। अब आता है जनसांख्यिकी के कितने प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है जनसांख्यिकी को? तो जनसांख्यिकी को हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आकारिक जनसांख्यिकी। इसके तहत क्या होता है? जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है। आकार का मतलब क्या हो गया कि भाई उस जगह पर जहां पर हम जनसांख्यिकी देख रहे हैं, पुरुष कितने हैं, स्त्री कितनी है, और वृद्ध कितने हैं, बच्चे कितने हैं, तो उनका क्या आकार है, उसके आधार पर जब हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आकारीय जनसांख्यिकी कहते हैं। दूसरा जो आता है आपका सामाजिक जनसांख्यिकी आती है। इसके तहत जनसंख्या के सामाजिक, यानी समाज कैसा है, आर्थिक गतिविधियां किस तरह की चल रही हैं वहां पर, और राजनीतिक प्रशासनिक प्रक्रिया किस तरह से काम कर रही हैं, इन सब चीजों का जो है अध्ययन किया जाता है सामाजिक जनसांख्यिकी के अंदर। ठीक है। फिर आता है माल्थस के जनसांख्यिकीय सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। तो माल्थस ने जनसांख्यिकीय सिद्धांत क्या दिया था ये समझते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए, माल्थस जनसंख्या वृद्धि का एक सिद्धांत देते हैं। उनकी जनसंख्या विषय निबंध, तो उन्होंने एक निबंध लिखा था जो सिद्धांत दिया था उसमें, और उस निबंध में उनका सिद्धांत था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। 1798 में इन्होंने जो एसे लिखा था उसमें स्पष्ट किया था कि भाई किस तरह से जनसंख्या जो है वो समाज पर असर डालती है। ठीक है। तो ये जो सिद्धांत था वो एक निराशावादी सिद्धांत था, यानी ये निराशा व्यक्त करता है। तो क्या सिद्धांत था इसको समझते हैं। तो माल्थस का कहना था कि मनुष्यों की जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है। तो माल्थस कह रहे हैं भाई जनसंख्या जो है वो मनुष्य बहुत तेजी से बढ़ाते हैं अपनी। ठीक है। जैसे 2 हो गया, 4, 8, 16, 32, देख रहे हैं डबल होती चली जाती है। यानी कि अगर कह रहे हैं कि भाई एक कोई मनुष्य है, ठीक है, अगर उसके 2 बच्चे हैं, फिर उसके भी क्या होंगे भाई? 2 बच्चे होंगे। ठीक है, इसके भी क्या होंगे? 2 बच्चे होंगे। तो इस तरह से एक व्यक्ति जो है वो जनसंख्या आप देख रहे हैं कितनी तेजी से बढ़ा रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो जनसंख्या जो कहते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ती है।
जबकि मनुष्य के भरण पोषण के संसाधन अधिक तेजी से नहीं बढ़ते। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं भाई जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन जो संसाधन यानी जनसंख्या को जो चीजें चाहिए अपने भरण पोषण के लिए वो तेजी से नहीं बढ़ती। वो कैसे बढ़ेंगे भाई, वो 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, यानी इस तरह से। ठीक है ना, तो एक कंटिन्यूअस सीरीज में आप देख रहे हैं जनसंख्या धीरे धीरे, जो संसाधन है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन वही आप जनसंख्या देख रहे हैं वो क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, तो इसलिए मनुष्य सदा क्या रहेगा भाई, गरीबी की हालात में जीने के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि संसाधन कम है, लोग ज्यादा हैं। जब संसाधन लोगों तक नहीं पहुंचते तो लोग क्या होंगे भाई, गरीबी की हालात में ही तो रहेंगे, क्योंकि कृषि उत्पादन की वृद्धि नहीं होती और जनसंख्या जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए लोगों के हालात जो होते हैं वो गरीबी के स्तर के हो जाते हैं। जनसंख्या की वृद्धि की दर भरण पोषण के संसाधनों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि की दर से सदा आगे रहेगी। यानी क्या होगा, जनसंख्या हमेशा ज्यादा रहेगी और जो भरण पोषण के लिए संसाधन चाहिए वो क्या होंगे, हमेशा आपको कम दिखेंगे। इसलिए समृद्धि को बढ़ाने का एक ही तरीका है, जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित कीजिए। तो अगर आपको अपने संसाधनों को बढ़ाना है तो उसका एक ही तरीका भाई, आप अपने क्या करें, जनसंख्या वृद्धि को कम करें। ठीक है, तो ये माल्थस ने जो सिद्धांत दिया था। अब माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो कहते हैं भाई किस तरह से जनसंख्या नियंत्रित की जा सकती है, तो वो 2 प्रकार बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं भाई प्राकृतिक अवरोध है, यानी अगर आपने जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं किया तो प्रकृति अपने आप क्या करेगी भाई, जनसंख्या को नियंत्रित करेगी। कैसे, अकाल आएंगे, लोग मरेंगे, जनसंख्या नियंत्रित होगी, बाढ़ आएगी, ठीक है, उससे भी बहुत सारे लोग आपने देखा होगा भाई ग्रसित होते हैं, तो उससे भी क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रित होगी, भूकंप आएंगे, महामारियां आएंगी, यानी इन प्राकृतिक आपदाओं से जनसंख्या नियंत्रित होगी अगर मनुष्य ने कुछ नहीं किया। ठीक है, और मनुष्य किस तरह से कर सकता है, तो मनुष्य क्या करेगा भाई, मनुष्य के लिए बड़ी उम्र में विवाह किया जाए, यानी अगर ज्यादा उम्र में विवाह किया जाएगा तो इससे क्या होगा, लोगों को समझ ज्यादा होगी। ठीक है ना, और बच्चे जो होंगे वो कम पैदा करेंगे, लोग ज्यादा उम्र में अगर शादी करी जाती है तो परिपक्व हो जाते हैं, उस टाइम लोग मेच्योर हो जाते हैं, तो चीजों को समझते हैं। यौन संयम बहुत जरूरी है, यानी कि भाई बच्चे कम पैदा किए जाएं, लोगों में ये खुद समझ होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी अगर ब्रह्मचर्य और यौन संयम रखेंगे तो इससे क्या होगा, जनसंख्या अपने आप नियंत्रित की जा सकती है। गर्भ निरोधक उपाय किए जाएं, यानी मेडिकली कुछ ऐसी सुविधाएं ली जाएं जिससे बच्चों पर नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है, तो इन सब के से क्या हो सकता है, जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है और संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा माल्थस का मानना था। जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। अब जनसांख्यिकीय संक्रमण क्या होता है, ठीक है, तो देखिए ये सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या की जो संक्रमण है वो 3 चरणों में आपको देखने को मिलेगी। तो 3 चरण होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, देखिए समाज देखेंगे कैसा रहता है, जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है और वृद्धि किस तरह से होती है। तो पहली जो अवस्था होती है अविकसित समाज होता है, यानी यहाँ पर समाज जो होता है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता, वही ग्रामीण जो प्राचीन समाज था उस तरह से लोग बिहेव करते हैं। तो इस समय क्या होगा, आप देखेंगे जो जन्म दर होगी वो अधिक होगी, ठीक है ना, और मृत्यु दर भी अधिक होगी। तो किस कारण से होगी जन्म दर और मृत्यु दर अधिक, इसीलिए होगी भाई मेडिकल सुविधाएं नहीं होंगी, लोगों को उतना ज्ञान नहीं होगा। तो वृद्धि दर आपको कम दिखेगी, क्योंकि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने मर रहे हैं, तो वृद्धि दर क्या आपको हमेशा कम ही दिखाई देगी। दूसरी अवस्था क्या होती है भाई, विकासशील अवस्था आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, तो जन्म दर होती है वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि इस समय जो होता है लोग जो है विकासशील अवस्था में आते हैं, चीजों को समझने लग जाते हैं। तो इस समय क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी आ जाती है, लोगों में जागरूकता भी आ जाती है, तो जन्म दर जो होती है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन मृत्यु दर होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जागरूकता और मेडिकल सुविधाएं आने से क्या होता है भाई, लोग जो होते हैं पैदा ज्यादा होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो पैदा ज्यादा होते हैं और मरते जो लोग हैं वो कम। तो इस वजह से क्या होता है, मृत्यु दर जो होती है वो कम हो जाती है। तो इस समय क्या होगा भाई, आप देखेंगे जनसंख्या जो बढ़ेगी बढ़ेगी, वृद्धि दर हो जाएगी, और इसे हम क्या कहते हैं, ये जो टाइम पीरियड होता है वो जनसंख्या विस्फोट का होता है। ठीक है, तीसरी अवस्था जो होती है वो विकसित अवस्था होती है। इस समय आप देखेंगे जन्म दर कम हो जाएगी और मृत्यु दर भी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि समाज जो होता है वो विकसित हो जाता है, पढ़ा लिखा समाज हो जाता है, लोगों को जागरूकता आ जाती है, तो वो लोग चीजें समझते हैं कि भाई जनसंख्या को ज्यादा बढ़ाना जो होता है वो खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या देखेंगे आप, जो वृद्धि दर होती है वो कम हो जाती है और जनसंख्या जो होती है वो धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाती है। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं कारण भी देख लेते हैं। तो पहले चरण में हमने देखा था भाई, समाज में जनसंख्या और वृद्धि दर जो होती है वो कम होती है, समाज तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। ठीक है ना, और क्या था, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही क्या होती है, ऊंची होती है। ठीक है, दूसरा चरण हमने देखा था भाई, जनसंख्या विस्फोट होता है, वृद्धि दर बहुत ऊंची हो जाती है, समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में आ रहा होता है। ठीक है, मेडिकल सुविधाएं, लोगों में जागरूकता फैलाना, ये सब चीजें शुरू हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए भी क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि मृत्यु दर जो होती है वो कम हो जाती है और जन्म दर जो होती है वो अधिक हो जाती है, और इसी समय आप देखते हैं जनसंख्या ज्यादा आपको बढ़ी हुई दिखती है। तीसरे चरण में विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर
कम रहती है। अब देखिए इसमें इस समय क्या होगा भाई कि लोग जो होते हैं विकसित अवस्था में आ जाते हैं, तो लोगों को समझ में आ जाती है हर चीजें, ठीक है। तो ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफी कम हो जाती है। तो दोनों पे क्या होता है, नियंत्रण लोग सीख जाते हैं। और मृत्यु दर और जन्म दर दोनों जो होती है इस टाइम में आपको कम होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये 3 चरण आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, जन्म दर और मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। तो जन्म दर क्या होती है, तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। कि भाई 1000 जो व्यक्ति हैं उन पे कितने बच्चे जीवित जो पैदा हुए हैं, तो उसे क्या कहा था, जन्म दर कहा जाता है। मृत्यु दर क्या होती है, एक निर्धारित क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है ना। तो कितने लोगों की मृत्यु हो गई 1000 में, वो क्या कहलाएगी, वहां की मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन स्तर से क्या अभिप्राय है। तो देखिए यह एक ऐसी अवस्था होती है जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा होते हैं। तो प्रतिस्थापन मतलब क्या है भाई, कि जितने बूढ़े लोग मर रहे हैं उनकी जगह नए बच्चे ले रहे हैं जन्म लेकर, तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन, ठीक है, जगह ले लेना। अगर भारत में देखें तो केरल की कुल प्रजनन दर वास्तव में प्रतिस्थापन दर से नीचे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई जो बूढ़े लोग जो हैं वो ज्यादा मरते हैं लेकिन नए बच्चे जो है कम पैदा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप प्रतिस्थापन दर नीचे देखेंगे। हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र की प्रजनन दरें प्रतिस्थापन स्तर के बराबर है। तो यहाँ पे भाई जितने पैदा होते हैं, जितने मरते हैं बुजुर्ग, उतने ही बच्चे पैदा होते हैं, तो यहाँ पे आपको बराबर दिखेगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो प्रतिस्थापन दर से ऊंचे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई उतने बुजुर्ग मरते नहीं जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई देगी। तो इस राज्यवार विभिन्नता के पीछे तो भाई क्या कारण है कि जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रही है, यहाँ पे बराबर, और यहाँ पर तो भाई बिल्कुल ऊपर दिखाई दे रही है। तो इसका मेन कारण होता है शिक्षा तथा जागरूकता। यानी केरल अगर में आप देखेंगे यहाँ पर लिटरेसी रेट अच्छा है, ठीक है, साक्षर लोग ज्यादा हैं, जागरूक लोग ज्यादा हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये नीचे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर उतना जो समाज जो है उतना अभी पढ़ा लिखा नहीं है, उतना जागरूक नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ी बराबर या ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की जनसंख्या नीति पर चर्चा कीजिए। तो भारत की जनसंख्या नीति क्या रही है। तो देखिए भारत ने 1952 में अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। इसके तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए गए। तो भारत में 1952 में ही भाई एक जनसंख्या नीति अपनाई गई थी, जिसके तहत कि भाई जनसंख्या ज्यादा ना बढ़े तो इसके लिए परिवार नियोजन किया जाए। उद्देश्य क्या था, जन्म नियंत्रण करना था और जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना था, ठीक है ना। तो जन्म पर नियंत्रण रखना था भाई, कम बच्चे पैदा हों और जिससे जनसंख्या वृद्धि दर रुके। जन स्वास्थ्य के मानक स्तर में सुधार किया गया कि भाई जो भी जनमानस है उनकी उनमें जागरूकता फैलाकर जो उनका स्वास्थ्य है उनको अच्छा किया जा सके। लोगों को जागरूक करना था, ठीक है, लोगों को बताना था भाई साफ सफाई का ध्यान रखना और किस तरह से अपने जो भी स्वास्थ्य है उसका ख्याल रखना। तो इन सब चीजों के बारे में जागरूकता फैलाना जो था काम था, ठीक है। तो ये भारत की जो थी जनसंख्या नीति थी। आपातकाल के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपातकाल के टाइम जो था परिवार नियोजन के नाम पर बहुत सारी ज्यादतियां भी हुई थी, तो उनका उल्लेख करना है इसके अंदर। तो देखिए आपातकाल 1975 से 77 तक था। इस दौरान सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को जबरन नसबंदी जैसे कठोर उपायों से जोड़ दिया। तो उस समय क्या हुआ था भाई आपातकाल के टाइम में कि ये कहा गया था भाई परिवार नियोजन करेंगे, ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो रही है, तो इसलिए क्या किया जाएगा भाई नसबंदी की जाएगी। और उसमें ये गलत चीज करी गई कि भाई जबरन किसी को भी उठा के किसी की नसबंदी कर दी जाती थी। अब उसमें किसी की शादी हुई है या नहीं है ये भी नहीं देखा जाता था भाई, सरकार को क्या करना था अपना कार्यक्रम चलाना था, तो जिसकी मर्जी नसबंदी कर दी जाती थी। लोगों को डर और दबाव में ऑपरेशन कराने पड़ते थे, तो बहुत सारे लोगों को भाई डर में और सरकार और प्रशासन के दबाव में जो है ऑपरेशन कराने पड़े। इसके कारण जनता में भारी असंतोष और विरोध फैल गया। तो भाई लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो नतीजन क्या हुआ भाई, आपातकाल खत्म होने के बाद जनता का विश्वास टूट गया और परिवार नियोजन कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा। तो भाई जब आपातकाल खत्म हुआ तो उस समय बहुत सारे लोगों ने निराशा व्यक्त करी और जिससे लोगों की भाई सरकार के प्रति विश्वसनीयता भी खत्म हुई कि भाई यह सरकार तो जबरदस्ती का काम कर रही है। तो इसलिए क्या हुआ, जो एक परिवार नियोजन का जो एक कार्यक्रम चल रहा था उसको गहरा धक्का लगा, इसको थोड़े दिन के लिए रोकना पड़ गया। स्त्री पुरुष अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो देखिए स्त्री पुरुष अनुपात से तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र, ठीक है, चाहे वो देश हो, राज्य या जिला हो, की जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्त्री पुरुष अनुपात कहा जाता है। ठीक है, कि 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं। जैसे यदि किसी क्षेत्र का स्त्री पुरुष अनुपात 940 है तो इसका अर्थ है कि वहां 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां हैं। ठीक है ना, कोई भी एक जगह है जहां पर 1000 लोग 1000 अगर पुरुष हैं तो वहां पे 940 जो है वो स्त्रियां हैं।
यह अनुपात किसी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं भाई कि वहां पर महिलाओं की स्थिति क्या है, ठीक है। तो वहां के समाज, संस्कृति और आर्थिक स्थिति को भी दिखाता है ये। भारत में जनगणना के इतिहास पर चर्चा कीजिए कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जनगणना का कार्य सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। 1867 से 1872 के बीच अंग्रेजों ने जनगणना का प्रयास किया। तो सबसे पहला प्रयास जो था इस टाइम पीरियड में किया गया था भारत में। भारत में 1881 से हर 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ भाई, 1881 से क्या किया गया, हर 10 साल बाद भारत की जनगणना शुरू की गई। जब भारत आजाद हुआ तब भी इसे 10 वर्षीय जनगणना प्रणाली को अपनाया गया। आजादी के बाद भी ये कार्यक्रम लागू रहा, यानी हर 10 साल बाद भारत की जनगणना की गई। स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक कुल 7 बार जो है वो जनगणना हुई है, ठीक है। तो 2021 में भी होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से ये चीज नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो ये जो है भारत में जनगणना का इतिहास है। भारत में कृषि आधारित जीवन शैली का महत्व क्यों घट रहा है, कि भारत में जो है कृषि पे लोग कम ध्यान क्यों दे रहे हैं। तो देखिए, कृषि आधारित ग्रामीण जीवन शैली का आर्थिक और सामाजिक महत्व घट रहा है। शहर ग्रामीण जनता को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी जो ग्रामीण जनता है वो शहरों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है, क्योंकि वहां पर उनको काम मिलता है, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, मेडिकल सुविधाएं अच्छी हैं। तो इसलिए लोग क्या करते हैं भाई, ग्रामीण लोग जो है वो कहाँ जा रहे हैं, ज्यादातर आप देखेंगे शहरों की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ उद्योग आधारित नगरीय जीवन शैली का महत्व बढ़ा है। तो भाई जो औद्योगिक नगर होते हैं, जहां पर काम धंधा लोगों को अच्छा मिल रहा होता है, तो वहां की रहन सहन, जीवन शैली काफी अच्छी होती है, तो लोग क्या करते हैं, वहां जाना पसंद करते हैं। कृषि देश में सबसे अधिक योगदान देती थी, लेकिन आज जीडीपी में उसका योगदान बहुत कम हो गया है। तो ठीक है भाई, आजकल लोग जो है वो कृषि पे कम ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए जीडीपी में इसका स्तर भी जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गांव में रहने वाले लोग गांव में काम नहीं करते हैं, क्योंकि भाई वहां पर उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती, अच्छा पैसा नहीं मिलता, तो इसलिए गांव में लोग काम भी नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण लोग खेती से अलग व्यवसायों को अधिक अपनाते जा रहे हैं। तब लोग क्या भाई, एक तो खेती भी कम होती जा रही है और ऊपर से खेती से लोगों का गुजारा भी नहीं चल रहा है, तो लोग खेती छोड़कर अन्य व्यवसायों में ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। गांव में साझी संपत्ति के संसाधनों में कमी आती जा रही है। तो भाई पहले जो संपत्ति थी, लोग मिलकर काम करते थे, वो धीरे धीरे क्या होगी, विखंडित हो गई है, ठीक है ना। शहरों में गुमनामी की जिंदगी जी जा सकती है। तो लोग क्या करते हैं भाई, शहरों में ज्यादा अच्छे से रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड होता है वो वहां पे जाकर खत्म हो जाता है। नगरीय जीवन में अपरिचितों से संपर्क होता रहता है, तो एक नया जीवन स्तर उनका शुरू होता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे सामाजिक रूप से पीड़ित समूहों को शहरी रहन सहन अपमानजनक स्थिति से बचाता है। तो भाई जो भी आप देखेंगे, जो पिछड़े जाति के लोग थे, ठीक है ना, या जो अनुसूचित या SC ST लोग होते थे, उनको भाई समाज में अच्छा दर्जा नहीं दिया जाता था ग्रामीण क्षेत्रों में। तो वही लोग जब वो बाहर जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो उनकी स्थिति जो होती है अच्छी हो जाती है, उनको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो इसलिए लोग क्या करते हैं भाई, वहीं रहना ज्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत की आलोचना किस प्रकार की गई। तो हमने देखा था भाई, माल्थस ने कहा था भाई जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, संसाधन तेजी से नहीं बढ़ते, तो इस वजह से क्या है, जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो भाई इसका बहुत सारे जो पश्चिमी जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने इसका विरोध किया था, ठीक है। तो क्या कहा था, इस सिद्धांत का खंडन यूरोपीय देशों के ऐतिहासिक अनुभव द्वारा किया गया, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि आर्थिक समृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। भाई यूरोपीय देश के जो ऐतिहासिक अनुभव थे, उसके आधार पर यह कहा गया भाई कि जो माल्थस ने कहा था कि भाई जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी और जो संसाधन है वो नहीं बढ़ेंगे, वो बात बिल्कुल गलत है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के आसपास परिवर्तन होने शुरू हुए, जन्म दरें घट गई, महामारियों पर नियंत्रण किया जाने लगा, चिकित्सा सुविधाएं विकसित होने लगी। इसने माल्थस की भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया कि भाई उन्होंने कहा था संसाधन नहीं बढ़ेंगे तो जनसंख्या प्राकृतिक तौर पर खत्म होगी, तो प्राकृतिक तौर पर खत्म होगी तो इसका मतलब क्या होगा, महामारियां, और क्या होगा, बहुत सारे महामारियां आएंगी, अकाल आएगा, ये सब चीजें आएंगी। लेकिन बाद में हमने क्या देखा कि भाई धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं आ गई, लोगों ने क्या करा भाई, महामारियों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही थी और नए उत्पादन करके जो है, जो उत्पादन स्तर था उसको बढ़ा दिया। तो इससे क्या हुआ भाई कि जो माल्थस कह रहे थे कि भाई जनसंख्या तो तेजी से बढ़ेगी लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ेंगे, वो जो उनकी बात थी वो गलत साबित हुई, ठीक है। आलोचक कहते हैं गरीबी और भुखमरी जैसी समस्या जनसंख्या वृद्धि की बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण फैलती है, ठीक है। तो आलोचक कहते हैं कि भाई जो कह रहे थे माल्थस, वो चीज गलत है, क्योंकि भाई जो गरीबी है, गरीबी का कारण सिर्फ ये नहीं है कि भाई संसाधन कम है, गरीबी का कारण ये है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारे संसाधन हैं और कुछ लोगों के पास संसाधन ही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए भाई कि 10% लोग
संसाधन जो है हमारे पास 100% है, ठीक है। तो इसमें 10% लोगों के पास जो है भाई वो 90% संसाधन है, और जो हमारे पास 90% है उन लोगों के पास 10% संसाधन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये है भाई कि संसाधनों का जो बंटवारा है वो उचित तरीके से नहीं हुआ है, इसलिए समाज में गरीबी है, ठीक है। एक अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण ही कुछ थोड़े से धनवान लोग विलास में जीवन बिताते हैं और बहुसंख्यक लोगों को गरीबी की हालात में जीना पड़ता है। भाई जिनके पास ज्यादा संसाधन है वो तो भोग विलास कर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं है वो क्या करते हैं बेचारे, गरीबी में जी रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में लिंगानुपात में गिरावट आने के मुख्य कारण क्या है। तो भारत में लिंगानुपात क्यों घट रहा है, तो स्त्रियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सबसे बड़ी समस्या है भाई। स्त्रियों की जो है स्त्रियों पर ध्यान नहीं दिया जाता भाई, उनके पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनसे भेदभाव किया जाता है, तो इस वजह से भी ये समस्या रहती है। बच्चों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार, यानी लड़के के साथ तो उचित व्यवहार किया जाता है, उसे घर का वारिस समझा जाता है, लेकिन लड़कियों को भाई पराया धन समझा जाता है, इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जाता है। शैशवावस्था में बच्चियों की देखभाल की घोर उपेक्षा, तो शैशवावस्था में लड़कियां ये कहकर भाई उनकी उपेक्षा की जाती है, उनकी देखभाल अच्छे से नहीं की जाती। लिंग विशेष का गर्भपात, तो पहले क्या होता था, आज के समय में तो ये बैंड हो गया, लेकिन पहले क्या होता था भाई, गर्भ में ही लिंग परीक्षण करा के और जो लड़कियां होती थी, बच्चियां होती थी, उनको मार दिया जाता था। बालिका शिशुओं की हत्या कर दी जाती थी, ठीक है। चलिए अब सेकंड चैप्टर देखते हैं, सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जाति क्या है। जाति शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्ट से हुई है, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल, ठीक है। तो जाति पुर्तगाली शब्द एक कास्ट से निकला जिसका अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल, इससे अंग्रेजी के कास्ट शब्द बना, तो उसके बाद इसे अंग्रेजी के कास्ट शब्द से जोड़ दिया गया है, ठीक है। जाति भारतीय समाज की एक परंपरागत सामाजिक व्यवस्था है जिसमें लोगों को जन्म के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट दिया जाता है। तो भारत में भाई प्राचीन काल से ये चीज चली आ रही है कि जन्म के आधार पर एक समूह में उनको बांट दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता था, जाति कहा जाता था। तो मुख्य बातें, जाति जन्म से निर्धारित होती थी, बदलना कठिन होता था। प्रत्येक जाति का अपना पेशा है, परंपरा है और सामाजिक दर्जा है भाई, ठीक है ना। एक ही पेशे में रहेंगे, यही परंपरा है उनकी, वही सामाजिक दर्जा रहेगा, ये तय कर दिया जाता था। यह व्यवस्था समाज में ऊंच नीच और भेदभाव को जन्म देती, तो इसी कारण आप देखेंगे समाज में ऊंच नीच और भेदभाव का जो है वो जन्म हुआ। भारतीय समाज में जाति क्या है, तो देखिए भारतीय समाज में अगर हम जाति व्यवस्था की बात करें तो जाति एक बहुत पुरानी संस्था है, यानी हजारों सालों से ये भारतीय समाज और संस्कृति का हिस्सा रही है। तो हजारों सालों से, उत्तर वैदिक काल से ये चीज देखने को मिलेगी आपको। सिर्फ इतिहास नहीं, आज भी मौजूद है। तो जाति केवल अतीत की बात नहीं है, बल्कि आज भी हमारे समाज में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, आज भी जाति है, ठीक है ना। आपने एक बिल भी देखा होगा, जाति गणना, ठीक है। तो ये क्या आज भी आपको देखने को मिलेगा। हिंदू समाज की साख विशेष, जाति व्यवस्था को ज्यादातर हिंदू समाज से जोड़ा जाता है, तो आप देखेंगे भाई ज्यादातर तो आप देखेंगे हिंदू समाज में जाति व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। अन्य धर्मों में भी दिखाई देता है, तो ऐसा नहीं कि भाई कि सिर्फ जाति व्यवस्था आपको सिर्फ एक धर्म हिंदू धर्म में ही देखने को मिलेगी, और भी जो धर्म है उनमें भी ये चीज देखने को मिलती है। समय के साथ साथ इसका प्रभाव मुसलमान, ईसाई, सिखों जैसे अन्य धर्मों में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अन्य धर्मों में भी ये जातीय व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। भारत में जातिगत व्यवस्था के स्वरूप को समझाओ। तो भारत में जो है जातिगत व्यवस्था किस तरह से है, तो भारत में जो जातिगत व्यवस्था है एक वर्ण व्यवस्था के आधार पर है, ठीक है। यानी प्राचीन भारतीय समाज को वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित किया गया था। तो आपको पता है भाई प्राचीन जो भारतीय समाज था वहाँ वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है। ब्राह्मण हो गए, उसके बाद आते थे आपके क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र, ठीक है। फिर उसी में बाद में आप देखेंगे जातियां निकल कर आती हैं। फिर आती है आपकी जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का बिगड़ा हुआ स्वरूप जो था वो जाति व्यवस्था थी। तो इसी का जो वर्ण व्यवस्था का जब स्वरूप बिगड़ा तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो जाति व्यवस्था में आपको कन्वर्ट होता दिखाई देगा, ठीक है। प्रबल जाति क्या होती है, तो प्रबल जातियां वे होती हैं जिनकी संख्या ज्यादा होती है, यानी गांव इलाके में उनकी आबादी बड़ी हो, ठीक है। तो प्रबल है यानी उनके पास क्या भाई ज्यादा शक्ति है। भूमि पर अधिकार होता है, आजादी के बाद भूमि सुधारों में इन्हें जमीन के मालिकाना हक मिल गए, ठीक है। तो जो जमीनें थी इनको इनके पास काफी ज्यादा थी आजादी के बाद। आर्थिक ताकत होती है भाई, जमीन और खेती के कारण उनके पास धन और संसाधन आ गए, तो भाई उनके पास जमीन ज्यादा थी तो उनके पास क्या हुआ भाई, धन और संसाधन बढ़े, तो इसलिए भी उनकी ताकत बढ़ी। राजनीतिक ताकत होती है, तो लोकतंत्र में उनकी बड़ी संख्या ने उन्हें चुनावों में दबदबा दिला रखा है, क्योंकि भाई एक लोकतंत्र व्यवस्था हमारे यहाँ, और जिस जाति के लोग ज्यादा हैं तो लोग क्या करेंगे भाई उस जाति के कैंडिडेट को ही वोट देंगे, तो इसलिए भी जो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है राजनीतिक तौर पर। इस तरह ये मध्यवर्ती जातियां ना बहुत ऊंची ना बहुत नीची, गांव और देहात में मजबूत होती गई। तो भाई ये जातियां थी ना उच्च थी और ना ही बहुत निम्न थी, ये मिड में आती थी, मिडल
हमें आती थी, और जिसके क्योंकि इनके पास संसाधन हो गए, धन संपत्ति हो गई, तो ये क्या हो गई, ज्यादा समृद्ध हो गई, ठीक है ना, यानी ज्यादा ताकतवर हो गई। उन्होंने ना सिर्फ खेती बाड़ी पर नियंत्रण पाया बल्कि क्षेत्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि संसाधन थे, पैसा थे, तो इसलिए क्या हो भाई, समाज में उनका दर्जा बढ़ा, राजनीति में उनका दर्जा बढ़ा, आर्थिक तौर पर वो सक्षम थे, तो इसलिए क्या हो गए, ये मजबूत हो गए। तो अगर आप देख सकते हैं जैसे यादव उत्तर प्रदेश और बिहार में आप देखेंगे एक जो आपको प्रबल जाति दिखेगी, जाट हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में प्रबल जाति दिखेगी, पटेल जो है आपको गुजरात में एक प्रबल जाति के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वर्ण व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, तो वर्ण व्यवस्था 3000 साल पुरानी है, यानी अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो भारतीय समाज में ये लगभग 3000 साल पुरानी है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, तो 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था वर्ण व्यवस्था को। वर्ण व जाति में क्या अंतर होता है, ठीक है, तो वर्ण और जाति में अंतर इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, इसको समझ लें आप। तो वर्ण व्यवस्था क्या थी, प्रारंभिक वैदिक काल में प्रचलित थी, तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो जो प्राचीन वैदिक प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें आपको देखने को मिलती है, जन्म से निर्धारित नहीं होती थी, तो ठीक है ना, तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म से निर्धारित नहीं होती थी, विस्तृत या कठोर नहीं थी, तो इसमें कोई विस्तृत कठोर नहीं थी भाई, जो सक्षम होता था वो वर्ण व्यवस्था में उस हिसाब से उसको स्थान दिया जाता था। स्थान परिवर्तन सामान्य था, तो बताया गया भाई कि उसमें परिवर्तन हो सकता, तो आपकी जैसी आपका जैसा आप कर सकते हैं उसके हिसाब से आपको जो है वो समाज में वर्ण व्यवस्था में शामिल किया जाता था, तो आपके कर्म जो है वो वर्ण व्यवस्था पर निर्धारित करते थे। जाति व्यवस्था में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई, ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल से आपको जाति व्यवस्था देखने को मिलता है, इसे जन्म से निर्धारित कर दिया गया, माता पिता की जाति में जन्म होता था, ये कह दिया गया भाई कि जो जिस भी जाति का है उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी उसी जाति के ही कहलाएंगे। चुनाव का विषय नहीं होता, कोई चुन नहीं सकता, बदली नहीं जा सकती, ठीक है ना, जिसने जिस जाति में जन्म लिया वो उसी जाति का रहेगा। विवाह केवल उसी जाति समूह में होता है, और विवाह के नियम भी बनाए गए भाई कि उसी जाति समूह में किए जाएंगे। उपनिवेशवाद ने भारत में जाति व्यवस्था को किस प्रकार मजबूत किया, तो भारत में जातिवाद को और ज्यादा मजबूत करने का काम जो था वो उपनिवेशवाद में हुआ, यानी जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने जो क्या किया भाई कि भारत में जाति व्यवस्था को और ज्यादा जटिल कर दिया। कैसे, ब्रिटिशर्स का शासन करना था, तो ब्रिटिशर्स ने भारत में लंबे समय तक राज्य किया, तो ब्रिटिश ने भारत में आपने देखा 200 सालों तक लगभग शासन किया। अच्छे से शासन करने के लिए उन्हें समाज की संरचना यानी जाति व्यवस्था को समझना पड़ा, तो उन्होंने सोचा भाई कि हम जिन पे शासन कर रहे हैं पहले उनके बारे में तो अच्छे से समझ लें ताकि उन पे शासन करना और ज्यादा आसान रहे। जनगणना की शुरुआत कराई गई, उन्होंने लोगों के गिनना और वर्गीकृत करना शुरू किया। पहली जनगणना का प्रयास 1860 के दशक में हुआ और नियमित जनगणना 1881 से शुरू करी गई, ठीक है, यानी गिनना था भाई कितने लोग हैं और उसके आधार पर तय करना भाई किस वर्ग के लोग हैं और किनको अपने कंट्रोल में लेकर ज्यादा अच्छे से शासन चलाया जा सकता है। जातियों की रैंकिंग करी गई 1901 हार्वर्ड रिजले द्वारा। 1901 की जनगणना में ब्रिटिश अधिकारी हार्वर्ड रिजले ने जातियों को ऊंच नीच के हिसाब से दर्जा दे दिया, ठीक है, यानी किस क्षेत्र में कौन सी जातियां ऊंचे दर्जे की हैं और कौन सी नीचे की, यानी समाज में एक दर्जा दिया गया जातियों को। इस तरह उन्होंने जातियों की सूची और क्रम तय कर दिए, तो उन्होंने जातियां बनाई भाई, उनकी सूची बनाई, उनके क्रम तय कर दिए भाई कौन ऊंची जाति है कौन नीची जाति है। अधिनियम 1935 और सूचीकरण। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जिन जातियों को अस्पृश्य या नीचा माना जाता था उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया, ठीक है, तो क्या किया गया भाई, उन्होंने जो अस्पृश्य थे उन्हें एसटी कैटेगरी में एक नया दर्जा दे दिया गया। आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में रखा गया, यानी उन्होंने क्या किया भाई पूरे समाज को जो है एक तरह से काउंट कराया और कौन किसका क्या दर्जा है उनको बता दिया गया। परिणाम क्या हुआ इसका, तो उपनिवेशवाद ब्रिटिश शासन ने जाति को और पक्का बना दिया, यानी पहले जो था नॉर्मली आप देखेंगे तो एक समाज के हिसाब से चलता आ रहा था, लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया, उनको बिल्कुल एक पक्का एक टैग दे दिया भाई कि आप इस जाति से संबंधित हैं। पहले जहां जाति समाज की परंपरा से चली आ रही थी, यानी हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था थी वो परंपरा बना दी गई थी, उस परंपरा के आधार पर चली आ रही थी, वहीं अब यह सरकारी रिकॉर्ड जनगणना और कानूनों में दर्ज हो गई। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया भाई, इनका सरकारी रिकॉर्ड बनाया और इनकी जनगणना करके कानूनों में भी दर्ज किया गया इनको कि भाई किसके लिए क्या कानून बनाए जाएंगे। इससे जाति व्यवस्था और मजबूत हो गई, तो इससे क्या हुआ भाई, जाति व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई दी। एकल व संयुक्त परिवार में अंतर बताइए।
तो देखिए एकल परिवार क्या होता है, इसकी संरचना केवल माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं, सदस्य संख्या कम होती है। ठीक है, तो एकल परिवार का मतलब क्या है भाई कि एक वाइफ, एक हस्बैंड और उनके 2 बच्चे, ये क्या हो गया, एकल परिवार हो गया। वहीं जब संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो माता पिता, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची और अन्य करीबी रिश्तेदार। ठीक है ना, सदस्य संख्या भी क्या होती है इसमें, ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा परिवार के लोग हैं तो सदस्य संख्या भी ज्यादा होगी। निर्णय लेने की प्रक्रिया कौन करता है भाई, तो इसमें माता पिता के पास होती है। ठीक है, वही हेड है। स्वतंत्र और तेज निर्णय लिए जाते हैं, तो स्वतंत्र तुरंत निर्णय ले लिए जाते हैं, क्योंकि भाई 2 लोग जो है माता पिता, वही इस परिवार का मेन जो मुखिया होते हैं, तो उन्होंने जो कह दिया वही निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ क्या होता है, परिवार के बुजुर्गों और अन्य सदस्यों का योगदान होता है। तो यहाँ पर भाई संयुक्त परिवार में कोई भी डिसीजन लेना है तो घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे सहमति लेनी पड़ती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया सामूहिक होती है, यानी सामूहिक तौर पर निर्णय लिए जाते हैं। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक जिम्मेदारी केवल माता पिता पर होती है, सीमित खर्चा और आय के स्रोत होते हैं। तो भाई माता पिता कमा रहे होते हैं, सीमित खर्चा जो होता है उनका होता है। परिवार की आय और खर्च साझा किए जाते हैं, आर्थिक सुरक्षा अधिक होती है। तो भाई इसमें क्या होगा, सब लोग अगर इकट्ठा रह रहे हैं तो जो खर्चे होते हैं वो लोगों के साझा होते हैं, लेकिन इसमें आर्थिक सुरक्षा भी ज्यादा मिलती है क्योंकि ज्यादा लोग कमा रहे होते हैं। ठीक है, समर्थन और सहयोग, सदस्यों के बीच व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होती है, संकट के समय में सहयोग कम हो सकता है। तो भाई इसमें क्या होता है, आप देखेंगे ज्यादातर लोग जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, अपने हिसाब से काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो सहयोग की भी कमी आपको देखने को मिलेगी। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का समर्थन और सहयोग करते हैं। तो यहाँ पर भाई क्योंकि सामूहिक रूप से फैसले लिए जाते हैं तो हर कोई एक दूसरे का सम्मान और उस फैसले की जो है इज्जत करता है। ठीक है, सामाजिक संबंध कम होते हैं क्योंकि परिवार छोटा होता है। तो सामाजिक संबंध तो कम ही होंगे भाई, 2-4 लोग अगर रह रहे हैं तो कम होता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताते हैं, संबंध मजबूत होते हैं। तो भाई ज्यादा लोग हैं, ज्यादा समय तक एक साथ रहते हैं तो पारिवारिक जो संबंध होते हैं ज्यादा मजबूत होते हैं। परिवार में संघर्ष, परिवार में कम सदस्य होने के कारण संघर्ष की संभावना कम होती है। तो यहाँ पे आपको संघर्ष कम होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि भाई लिमिटेड लोग हैं। अधिक सदस्य होने के कारण मतभेद और संघर्ष की संभावना अधिक होती है। तो यहाँ पर ज्यादा लोग होते हैं तो भाई मतभेद और संघर्ष भी आपको ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, नातेदारी की परिभाषा लिखें तथा उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच आपसी संबंधों को दर्शाती है। तो नातेदारी क्या होती है भाई, समाज में बहुत सारे वर्ग होते हैं, उनके आपस में कैसे संबंध है उसको जो है वो नातेदारी दिखाती है। तो ये हो सकती है विवाह मूलक नातेदारी, जिसमें आपके देवर, भाभी, साला, साली, सास, ससुर आ जाते हैं। दूसरी जो होती है वो रक्त मूलक नातेदारी होती है, जिसमें माता पिता, भाई बहन, ठीक है, ये सारे आते हैं। ठीक है, तो ये नातेदारी के आपके देख सकते हैं 2 तरह के रूप होते हैं। जाति व्यवस्था किन सिद्धांतों पर कार्य करती है, तो जाति व्यवस्था जो होती है विभिन्नता और अलगाव पर काम करती है, संपूर्णता और अधिक्रम पर काम करती है। तो ये 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी किस पे, जाति व्यवस्था के अंदर। ठीक है, तो विभिन्नता और अलगाव क्या होता है, हर जाति दूसरी जाति से अलग थी और इसलिए वह अन्य जाति को कठोरता से प्रयुक्त होती है। तो भाई हर जाति एक दूसरे से अलग है और उनके लिए क्या किया गया था भाई, कठोर नियम भी होते हैं। जाति के नियमों को जातियों को मिश्रित होने से बचाने के लिए बनाए गए थे। तो भाई जातियों के नियम इसलिए बनाए गए थे ताकि जातियां जो है वो मिश्रित ना हो, जिसका जो जाति में जन्म हुआ है वो उस जाति के आधार पर ही अपने काम करे। जैसे शादी, खान पान एवं सामाजिक अंतःक्रिया, व्यवसाय आदि। तो ये सारे भाई पहले से तय थे कि भाई जो जातियां हैं जो तय करी गई हैं वो अपनी जातियों के साथ ही इन सब चीजों को संबंध रखेंगी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, विभिन्नता और अलगाव। नेक्स्ट आता है आपका संपूर्णता और अधिक्रम। प्रत्येक जाति का समाज में एक विशिष्ट स्थान होने के साथ साथ क्रम श्रेणी भी होती है। तो देखिए जाति का एक विशिष्ट स्थान तो होता ही है, लेकिन उनको क्या दिया गया भाई, एक श्रेणी भी दी गई। ठीक है, दर्जा भी दिया गया। एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था, प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट स्थान होता है। तो भाई एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था है भाई, जैसे वर्ण व्यवस्था हमने देखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण हो गए, फिर उसके बाद क्षत्रिय हो गए, फिर वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। तो ऐसी जातियों की भी जो उपजातियां होती थी उसके आधार पर क्रम डिसाइड कर दिए जाते थे भाई कि ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे, ये इस जाति के हैं। ठीक है, तो क्रम के आधार पर डिवाइड थी। प्रत्येक जाति की व्यवस्था में अपना स्थान तय और स्थान किसी जाति को नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो उनको रैंक दी भाई आप ये जाति है, दूसरे की ये है, ये तीसरे पे आते हैं, चौथे पे आते हैं। तो भाई जिसकी जो तय कर दी गई है, जो क्रम श्रेणी तय कर दी गई है, तो वो उसी स्थान पर रहता था। ठीक है, उसको बदला भी नहीं जा सकता था। जाति की विशेषताएं बताइए। तो जाति की विशेषता क्या थी, जन्म आधारित होती थी, यानी जाति को निर्धारण जन्म से होता था। व्यक्ति अपने माता पिता की जाति में ही जन्म लेता है। ठीक है, बदलाव असंभव, जाति चुनाव का विषय नहीं होती, कोई चाहे तो भी अपनी जाति नहीं बदल सकता। विवाह के नियम, विवाह केवल अपनी ही जाति के लोगों में हो सकता था, अन्य जातियों से विवाह करना जो था वो वर्जित था।
खाने पीने के नियम, कौन किसके साथ खाना खा सकता है या किसके बनाए भोजन को खा सकता है, इसके भी कठोर नियम थे कि भाई कि जो जातियां हैं यानी जो उच्च जातियां हैं वो निम्न जातियों के साथ खाना नहीं खाएंगी, उनके साथ नहीं रहेंगी, समय व्यतीत नहीं करेंगी, उनके कार्यक्रमों में भाग नहीं लेगी। इस चीज के भी क्या थे, कठोर नियम थे। व्यवसाय से जुड़ाव, व्यक्ति अपनी जाति से जुड़ा हुआ परंपरागत काम ही करता था, तो भाई जो भी उससे जुड़ाव था वो वही काम करता था, ठीक है। जैसे कपड़े धोने का काम धोबी हो गए, बाल काटने का काम नाई का हो गया, तो इस तरह से जो था सबको व्यवसाय से जुड़ा हुआ और वही काम करना होता था, ठीक है। उदाहरण, ब्राह्मण शिक्षा पढ़ना, क्षत्रिय जो था युद्ध और शासन करना, ऐसे वैश्य व्यापार करना और शूद्र सेवा करना, ठीक है। तो ये नियम जो थे वो तय थे, इन्हीं के आधार पर सबको करना पड़ता था। असमानता पर आधारित थी, जाति एक असमान संस्था थी, ऊंची जातियों को विशेष अधिकार और सम्मान मिला, जबकि नीची जातियों को भेदभाव और अस्पृश्यता को भी झेलना पड़ा था। तो भाई ऊंची जाति होती थी उनको विशेष अधिकार दिए जाते थे, समाज में उनका अलग दर्जा होता था। वहीं जो छोटी जाति के होते थे, अस्पृश्य होते थे, उनसे तो बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। अस्पृश्य को तो यहाँ तक कि भाई समाज में रहने भी नहीं जाता था, उनको समाज के बाहर कर दिया जाता था, वो दूसरी जगह रहते थे। जीवन भर बंधन, जाति जन्म से तय हो जाती थी, उसके बाद किसी व्यक्ति के लिए अपनी सामाजिक स्थिति बदलना लगभग असंभव था। यानी जो जाति जन्म के आधार पर तय कर दी गई, वो जिंदगी भर उसको उसी में ही व्यतीत करना है, वो बदल नहीं सकता उसे। राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास की विवेचना करिए। तो भाई राष्ट्रीय विकास किस तरह से जनजातीय जो विकास है उस पर असर डालता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कई बार। तो देखिए, जनजातीय निवास स्थान, जंगल और पहाड़ी क्षेत्र जनजातीय लोगों का घर थे, इन क्षेत्रों में देश के महत्वपूर्ण खनिज भंडार मौजूद हैं। तो भाई राष्ट्रीय विकास के लिए क्या किया गया, जो जनजातीय विकास को उतना ध्यान नहीं दिया गया भाई, क्योंकि जो भी लोग रह रहे थे इन क्षेत्रों में, वहां पर अगर खनिज भंडार थे तो क्या किया गया भाई, इनको तो वहां से हटा दिया गया। विकास के नाम पर बदलाव लाया गया, यानी बड़े बड़े बांध बनाए गए इनके क्षेत्रों में, कारखाने स्थापित किए गए, ठीक है ना, खनन और माइनिंग का काम शुरू किया गया। तो इससे क्या हुआ भाई, इनको जो है काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, इनको विस्थापित होना पड़ा। जनजातीय लोगों पर क्या असर पड़ा भाई, इन सब विकास कार्यों की सबसे बड़ी कीमत जनजातीय समाज को चुकानी पड़ी। उनकी जमीनें छीन ली गई, उन्हें अपनी जमीन, जंगल और संसाधनों से बेदखल होना पड़ा। मुख्य धारा और जनजातीय संघर्ष, यानी मुख्य धारा के लोग लाभान्वित हुए लेकिन जनजातियों को भारी नुकसान हुआ। यानी यहाँ पर जो भाई मुख्य धारा के यानी जो पहले से समृद्ध लोग थे या जिनके लिए कार्यक्रम चलाए गए, उनको तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ, यानी बहुत सारे लोगों को तो फायदा हुआ इससे, लेकिन इनका जो था भाई, जो जनजातीय लोग थे, इनको इनकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, इनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी, ठीक है। इससे असंतोष और संघर्ष बढ़ने लगा। तो इसके बाद क्या हुआ भाई, इन क्षेत्रों में असंतोष बढ़ा, ठीक है, लोगों ने विद्रोह भी किया, संघर्ष भी किया। नए जनजातीय राज्य उभर कर आए, तो लंबे संघर्षों और आंदोलनों के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ 2000 को आप देखते हैं अलग राज्यों का दर्जा मिला। तो यहाँ पर भाई जो जनजातीय लोग रह रहे थे उनको एक अलग राज्य दिया गया भाई, इनका ताकि इनका और अच्छे से और इनके इनके मतलब क्षेत्र के आधार पर इनका विकास किया जा सके, तो दो अलग राज्य भी बनाए गए। विद्रोह और सरकारी कदम, सरकार ने आंदोलन दबाने के लिए कठोर कदम उठाए, इसके परिणाम स्वरूप विद्रोह भड़क उठे। तो सरकार ने भाई कई बार विद्रोहियों को दबाने के लिए कड़े कदम भी उठाए, तो इससे विद्रोह और ज्यादा भड़का। खासकर पूर्वोत्तर भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज को गहरी हानि हुई। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी आप देखते हैं बहुत जगह ऐसे संसाधन मिलते हैं जिससे वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग, वहाँ के समाज को जो है इन चीजों का असर झेलना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं हैं वहाँ की। जाति व जनजाति में क्या अंतर होता है, तो देखिए परिभाषा अगर देखें तो जाति एक सामाजिक व्यवस्था है, यानी समाज में बनाई गई है, ये विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करते हैं। जनजाति जो होता है भाई किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, उस क्षेत्र में रह रहे होते हैं भाई, तो वो उस क्षेत्र के होते हैं। जीवन शैली, यह व्यवस्था समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित करती है जिन्हें वर्ण या जाति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो जाति की जीवन शैली होती है भाई किसी वर्ण या किसी जाति से संबंधित होते हैं और उसके आधार पर ही वो हर काम करते हैं। जीवन पारंपरिक रीति रिवाज और संस्कृति पर आधारित होता है, तो इनका जो जीवन होता है भाई वो जो उनकी पारंपरिक एक जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो आपस में एक समूह में लोग करते हैं, तो वही क्या है, कंटिन्यूअस चले आ रहे होते हैं। निर्भरता मुख्य रूप से हिंदू समाज में प्रचलित है, तो ज्यादातर आप देखेंगे हिंदू समाज में आपको देखने को मिलेगा। जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, तो भाई इनका कोई ऐसा कुछ धर्म नहीं होता, ये एक तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड करते हैं, प्रकृति को भगवान के रूप में पूजते हैं। धर्म और संगठन जन्म से निर्धारित किया जाता है, तो इसमें जन्म पर निर्धारित हो जाता है। ये अपनी पारंपरिक धर्म, भाषा और संस्कृति प्रयासों के अनुसार संगठित होते हैं। तो ये भाई जिस भी क्षेत्र में रह रहे होते हैं वो अपना एक जो भी लोकल धर्म हो गया या जो भी उनकी भाषा होगी, जो भी संस्कृति होगी, तो उनके आधार पर ही वो अपना जीवन व्यतीत करते चले आ रहे होते हैं। सामाजिक आर्थिक कार्य, समूहों के बीच सामाजिक और आर्थिक कार्य विभाजन पर आधारित हो रहा है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप, जो भी समूह होते हैं उनका कार्य विभाजन कर दिया जाता है, उसके आधार पर वो क्या करते हैं, अपने कार्य करते हैं।
सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं कम होती है। तो यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता नहीं होती, क्योंकि भाई कबीले के लोग होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड होते हैं, तो जिन वो हर कोई जो एक ही प्रकार का काम भी वहां पर करता है। जीवन शैली का स्वरूप जन्म और समाज पर आधारित वर्गीकरण, तो यहाँ पर आप देखेंगे जन्म और समाज आधारित वर्गीकरण देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे पारंपरिक जीवन शैली से जुड़े, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं, बल्कि ये लोग क्या है, जो उनके पारंपरिक तौर पर जो उनके पूर्वज करते चले आ रहे हैं उसी के आधार पर ये अपना जीवन जीते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में अंतर है। जनजातीय पहचान को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो जनजातीय पहचान कैसे प्रभावित होती है? सबसे पहले भौगोलिक स्थिति, पहाड़ों, जंगलों, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों की पहचान उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग हो सकती है। ठीक है ना, तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो आप देखेंगे, जो जनजातीय लोग हैं वो देखने को मिलेंगे, भाई कोई पहाड़ों में रह रहा है तो उनकी जनजातीय अलग, कोई जंगलों में तो उनकी अलग तरह से पारंपरिक जो चीजें हैं या उनकी जो संस्कृति है। ठीक है, भाषा, जनजातीय समूहों की अपनी विशिष्ट भाषाएं होती हैं जो उनकी संस्कृति पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। ठीक है, तो जो जनजातीय लोग होते हैं भाई, जो एक जगह पर बहुत सदियों से चले आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एक अलग भाषा विकसित की होती है और अपनी एक अलग संस्कृति होती है, उसी के आधार पर वो लोग जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। ठीक है, और उनके क्या होता है, उन समाज का वो हिस्सा होती है। भाषा न केवल संवाद का माध्यम होती है, बल्कि जनजातियों के साहित्य, गीत और कथाओं में भी प्रतिबंधित होती है। तो भाई जो लोकल लोग होते हैं वो अपनी जो भी मनोरंजन क्रियाएं करते हैं, जो भी काम करते हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं, तो वो अपने खुद के उनके साहित्य होते हैं, उनके अपने गीत होते हैं, अपनी कथाएं होती हैं, जो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी वो दूसरों को ट्रांसफर करते जाते हैं। ठीक है, तो इनका एक अलग पहचान होती है। सांस्कृतिक परंपराएं और रीति रिवाज, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जैसे कि त्योहार, नृत्य, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान उनकी पहचान का मूल तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये अपनी जो भी इनकी जनजातीय जो भी उनकी परंपराएं उनके आधार पर ये क्या करते हैं भाई, जो भी त्योहार हो गए या इनकी कोई नृत्य कलाएं हो गई या कोई इनका संगीत हो गया या कोई अनुष्ठान हो गया, उसको ये लोग क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते चले आ रहे हैं और उसी को क्या करते हैं, वो अपनी संस्कृति से जोड़कर रखते हैं। ठीक है, धार्मिक आस्था, जनजाति अपने पारंपरिक धर्म और धार्मिक प्रथाएं होती हैं जो अक्सर प्राकृतिक पूजा, आत्म पूजा, पूर्वजों की पूजा पर आधारित होती हैं। ठीक है, तो जो धार्मिक आस्था होती है उनकी वो भी पारंपरिक होती हैं, वो अपने जो भी धर्म या जो भी धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं वो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वो लोग पूजा करते हैं अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, आत्म पूजा करते हैं, ठीक है ना, जानवरों की पूजा करते हैं। तो ये क्या होता है, उनकी आस्था से जुड़ी हुई कुछ धार्मिक अवस्थाएं होती हैं। आर्थिक गतिविधियां, इनकी आर्थिक गतिविधियां जैसे कि शिकार हो गया, कृषि, मछली पकड़ना, हस्तशिल्प उनकी जीवन शैली और पहचान को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो पहचान जुड़ी होती है भाई, ये वहाँ जो भी इनके आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो क्या होते हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं, पूरा प्रकृति पर डिपेंड होते हैं। वहीं पर वो क्या करते हैं भाई, चाहे वो शिकार कर लें, चाहे वो झूम खेती वगैरह कर लें, या मछली पकड़ना, या फिर जो भी हस्तशिल्प, हाथ से बनाई हुई टोकरियां बनाना, और जो भी क्रियाकलाप है वो सारी चीजें जो होती हैं उनकी आर्थिक पहचान होती है। किसके आधार पर, उनकी जीवन शैली, यानी जो जीवन जीते हैं उसी से वो आर्थिक क्रियाएं भी करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, जनजातियों की जीवन शैली और अस्तित्व प्राकृतिक संसाधन जैसे जंगल हो गया, जल, भूमि पर ही निर्भर करते हैं। संसाधनों की उपलब्धता में बदलाव उनकी पहचान और जीवन शैली का ही प्रभाव डालती है। तो भाई जो भी संसाधनों की उपलब्धता है उसके आधार पर ही वो अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर ही वो रहते हैं। संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, संस्कृतिकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसमें कोई निचली पिछड़ी जाति समाज में ऊंची जाति जैसा बनने की कोशिश करती है। यानी सांस्कृतिकरण का मतलब है क्या है भाई, कोई भी एक निचली या पिछड़ी जाति है वो क्या करती है भाई, ऐसा बिहेव करती है जैसा कि कोई ऊंची जाति हो। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, सांस्कृतिकरण कहा जाता है। कैसे? वे ऊंची जातियों के रीति रिवाज हो गए, परंपराएं हो गए, संस्कृति अपना लेते हैं। ठीक है, तो निचली जाति के लोग जो हैं वो अपने से ऊंची जाति के लोग होते हैं, उनके रीति रिवाज, परंपराएं और संस्कृति को अपना लेंगे। जैसे उनके कपड़े पहनना, खान पान की आदतें बदलना, धार्मिक रीति रिवाज अपनाना, पवित्र शुद्धता से जुड़े नियम मानना आदि। कई बार वे अपने व्यवसाय और जीवन शैली भी बदलते हैं, हालांकि ताकि ऊंची जाति जैसे सामाजिक पहचान मिल सके। ठीक है, तो वो क्या करेंगे भाई, अपने रीति रिवाज और रहन सहन, खान पीन, बोलने व्यवहार का तरीका, पेशा, ये सब बदल देते हैं ताकि वो क्या कर सके भाई, अपने से उच्च जाति की तरह दिख सके। तो इसे क्या कहा जाता है, संस्कृतिकरण कहा जाता है। महत्व क्या है, यह प्रक्रिया खासकर भारत में दिखाई देती है क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये भारत में आपको देखने को मिलेगा भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई अपनी निचली जाति का जो तबका लेकर नहीं रहना चाहते। ठीक है, वो समाज में अच्छा दर्जा पाना चाहते हैं, तो इसलिए वो लोग ये भारत में आपको ज्यादा दिखाई देगा। सांस्कृतिकरण से निचली जातियां धीरे धीरे समाज में अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही हैं। तो इससे क्या कर रही हैं, जो भी भाई निचली जातियां हैं वो समाज में एक अच्छा दर्जा पाने के लिए निरंतर कोशिश करती रहती हैं। ठीक है, भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो देखिए, जनजातियों का वर्गीकरण जो है वो स्थायी विशेषक के आधार पर और
अर्जित विशेषक के आधार पर देख सकते हैं आप। तो स्थायी विशेषक जो होता है वो भाषा के आधार पर हो गया, आकार के आधार पर हो गया, क्षेत्र के आधार पर हो गया, और जो शारीरिक प्रजातियों के आधार पर। ठीक है, तो इन 4 आधार पर आप बांट सकते हैं स्थायी विशेषक। ठीक है, देखते हैं इनको। तो सबसे पहले देखते हैं भाषा के आधार पर। तो भारतीय आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार, तिब्बती, बर्मी परिवार। ठीक है, तो ये क्या है, भाषा के आधार पर भारत में जो है वो बटा हुआ है। आकार के आधार पर देखें तो बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति जैसे गोंड, भील, संथाल, ओरो, मीन, बोडो, मुंडा। वैसे छोटी जनसंख्या वाली जनजाति देखें तो अंडमावासी, ठीक है, जिनकी संख्या 100 से भी कम है। उसके बाद क्षेत्र के आधार पर देखें तो मध्य भारत में रहने वाली 85% जनजातीय जनसंख्या, उत्तर पूर्वी राज्य में रहने वाली 15% जनजातीय जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद अगर शारीरिक प्रजाति के आधार पर देखें तो निग्रोट हो गए, अंडमानी निवासी से छोटा कद हो गया, काली त्वचा हो गई, घुंघराले बाल हो गए, ऑस्ट्रिक हो गए, मुंडा, संथाल हो गए, जो जिनकी गहरी त्वचा होती है और चौड़ी नाक होती है। उसके बाद देखें आप तो मोंगोडाइट्स हो गए, जैसे नागा, मिजो, गोरो, बोडो, पीली त्वचा, चपटी नाक, छोटी आंखें। ठीक है, उसके बाद आता है आपका भूमध्य सागरीय, जो दक्षिण पश्चिमी भारत में रहते हैं, गेहुआ रंग, सीधे बाल। ठीक है, उसके बाद नॉर्डिक आर्यन हो गए, उत्तर भारत में रहते हैं, गोरा रंग, लंबा कद, नुकीली नाक। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बांटा गया है। ठीक है, फिर आता है अर्जित विशेषक। तो आजीविका के साधन के आधार पर होता है, और दूसरा हिंदू समाज में उनके समावेश के आधार पर होता है। ठीक है, तो अर्जित विशेषक जो प्राप्त की जाती है, तो इसमें क्या होता है, आजीविका के साधन यानी मछुआरे, खाद्य संग्रहक, आखेट, झूम कृषि करने वाले, कृषक, बागान, औद्योगिक कामगार, तो इनके आधार पर जो है इनको बांट दिया जाता है इनकी जाति में। ठीक है, दूसरा हिंदू समाज में उनका समावेश। तो हिंदू समाज के प्रति दृष्टिकोण में काफी विविधता है, जनजातियों की अभिवृत्तियों में बहुत अंतर पाया जाता है। तो भाई अगर देखें तो हिंदू समाज के प्रति बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी देखेंगे भाई कि मेल नहीं खाते उनके विचार, लेकिन फिर भी वो बने हुए हैं। जनजातियों की अभिवृत्तियों में बहुत अंतर पाया जाता है। तो मान ले देखिए भाई, बहुत सारे ऐसे अगर जनजातीय क्षेत्र हैं जो लोग अपने आप को कहते हैं भाई कि वो जो हमारे हिंदू कार्यकलाप है उनमें फिट नहीं होती, उनकी जो भी संस्कृति या रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, तो अभिव्यक्तियों में बहुत अंतर है। तो जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, जिस तरह से उनकी संस्कृति कल्चर है, और वैसे हिंदू जातियों में हिंदू की बात करें थोड़ा अलग दिखाई देता है। कुछ जनजातियां हिंदुत्व की ओर नकारात्मक झुकाव रखती हैं, तो कुछ तो भाई ऐसी भी जनजातियां हैं जो कहती हैं भाई हिंदुत्व से उनका कुछ लेना देना नहीं है, जबकि कुछ जनजातियां हिंदुत्व का प्रतिरोध या विरोध भी करती हैं। तो कुछ जो भाई वो सकारात्मक तौर से भी जुड़ी हुई हैं, और कुछ जो है वो नकारात्मक तौर से भी जुड़ी हुई हैं। जो जनजातियां हैं, कुछ जनजातियां जो कहती है भाई हम हिंदू समाज से ही आते हैं, वो अपने आप को हिंदू समाज से जोड़कर रखती हैं, लेकिन कुछ जनजातियां जो मानती है भाई वो बिल्कुल अलग हैं, और वो जो हिंदुत्व है उसका प्रतिरोध भी करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है परिवार के विभिन्न प्रकार बताइए। ठीक है, तो देखिए परिवार जो होता है, हर कोई जो है एक परिवार में उत्पन्न हुआ है, तो हर कोई व्यक्ति जो है किसी ना किसी परिवार से जुड़ा होता है, और हमें अपने परिवार में सदस्यों से लगाव भी महसूस होता है। ठीक है, लेकिन परिवार जो है कई बार विभिन्न प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो कई विभाजन देखने को मिलते हैं आपको परिवार में, जैसे संरचना के आधार पर आप देखेंगे, निवास के स्थान पर आप देखेंगे, वंश के आधार पर आप देखेंगे, सत्ता के आधार पर देखेंगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं भाई परिवार में कई तरह के आपको देखने को मिलेंगे जो विभाजन है। जैसे अगर हम संरचना के आधार पर बात करते हैं, जिसमें मूल परिवार हो गया या संयुक्त परिवार हो गया। ऐसे निवास के आधार पर आप देखेंगे पितृस्थानीय परिवार हो गया या मातृस्थानीय परिवार हो गया। वंश के आधार पर आप देखेंगे पितृवंशीय परिवार हो गया, मातृवंशीय परिवार हो गया। सत्ता के आधार पर देखेंगे तो पितृसत्तात्मक परिवार हो गया और मातृसत्तात्मक परिवार हो गया। तो इसके इन आधारों पर जो है हम परिवारों को बांट सकते हैं। ठीक है, तो एक मूल परिवार होता है, ठीक है ना, जो अकेले रहता है। संयुक्त परिवार जो साथ में रहता है। पितृस्थानीय परिवार यानी पिता से जुड़ा हुआ होता है। मातृस्थानीय माता के स्थान से जुड़ा होता है। पितृवंशीय परिवार, यहाँ पर पिता को वंश के रूप में देखा जाता है, उसके बाद उसके बच्चे लड़के को देखा जाता है। यहाँ पे मातृवंशीय होता है, जहाँ पर माता के बाद उसकी पुत्री को वंश को देखा जाता है। ठीक है ना, सत्ता के आधार पर जहाँ पर भाई पिता सत्ता चलाता है तो पितृसत्तात्मक समाज होता है, और जहाँ पर माताएं सत्ता चलाती हैं तो वो क्या होता है, मातृसत्तात्मक समाज होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं समाज में जो है परिवार अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड चैप्टर देखते हैं। थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामाजिक विषमता सामाजिक क्यों है। जो सामाजिक विषमता होती है वो सामाजिक क्यों है। तो 3 प्रमुख उत्तर हो सकते हैं इसके। सबसे पहले, वह व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से संबंध रखती है। ठीक है, क्योंकि सामाजिक विषमता जो होती है वो किससे संबंध रखती है, वो समाज से संबंध रखती है। वे आर्थिक नहीं होती। ठीक है, तो आर्थिक रूप से जो कह सकते हैं समाज नहीं है, क्योंकि ये पहले से चला आ रही एक सामाजिक विषमता है, तो इसलिए वो काम करती है। ये व्यवस्थित एवं संरचनात्मक है। ठीक है, तो इसको पहले से व्यवस्थित किया गया है, संरचना के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, तो कह सकते हैं भाई जो सामाजिक विषमता है वो सामाजिक है, समाज में ही इसे हम देख सकते हैं। विभिन्न सामाजिक संसाधन क्या है। तो सामाजिक संसाधन क्या है,
तो सामाजिक संसाधन के रूप अगर हम देखें, सबसे पहला आता है आपकी आर्थिक पूंजी, ठीक है। भौतिक संपत्ति आय हो सकती है इसके अंदर, यानी जो भी आपके पास आए हैं उसको रखा जाता है। फिर आता है आपकी सांस्कृतिक पूंजी, जो प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यता होती है, ठीक है, जो आपको दी जाती है। फिर आता है आपकी सामाजिक पूंजी, सामाजिक जो संगति संपर्क जाल होती है, यानी जब आप समाज में रहते हैं, समाज में बिहेव करते हैं, उसके हिसाब से जो आपको मिलता है, तो वो क्या होती है, आपकी सामाजिक पूंजी होती है, ठीक है। तो आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी, ये सामाजिक संस्थाएं हैं, ठीक है। तो पूंजी, ये तीनों रूप अक्सर आपस में घुले मिले होते हैं तथा एक को दूसरे में बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं, यानी अगर आप आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न हो जाएं तो आप क्या कर सकते हैं भाई, किसी भी संस्कृति में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। सामाजिक में आपको क्या मिल सकता है भाई, एक दर्जा मिल सकता है। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। निम्न का अर्थ बताइए, ये इंपॉर्टेंट तीन चीजें हैं जो हमेशा पेपर में आ जाती हैं, जैसे भेदभाव क्या होता है, पूर्वाग्रह क्या होता है, और रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं। तो इनके कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है, तो इनको आपको याद रखना है। तो भेदभाव क्या होता है, किसी व्यक्ति या समूह के साथ उनके जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य विशेषता के आधार पर अलग और अनुचित व्यवहार करना, ठीक है। यानी आप क्या करें भाई, कोई किसी समूह का है, किसी जाति का है, किसी वर्ग का है, उसके आधार पर अगर आप उससे भेदभाव कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, यानी उससे क्या कर रहे हैं, अनुचित व्यवहार कर रहे हैं, यानी उसके साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, भेदभाव होता है, ठीक है ना। चाहे वो जाति हो गया, लिंग हो गया, ठीक है, या फिर धर्म हो गया, या फिर उसकी कोई अन्य विशेषताएं हैं, उसके आधार पर अगर आप क्या कर रहे हैं, उससे अनुचित व्यवहार कर रहे हैं, तो वो क्या है, भेदभाव है। किसी को कम अवसर देना या अधिकारों से वंचित रखना भी भेदभाव है, यानी आप क्या कर रहे हैं भाई, किसी को अवसर नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए कोई निम्न जाति का व्यक्ति है, तो उसे हाई क्लास वाले जो हैं वो नौकरी नहीं करने दे रहे हैं, या अच्छा काम नहीं करने दे रहे हैं, बिजनेस नहीं करने दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो भी भेदभाव है। अधिकारों से वंचित कर दिया जाए, भाई सबको हर चीज का अधिकार है, ठीक है ना। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन अगर उसको फिर भी रोका जा रहा है तो वो क्या होता है, वो भेदभाव होता है। पूर्वाग्रह क्या है, किसी व्यक्ति या समूह के प्रति पहले से ही एक नकारात्मक या सकारात्मक राय बना लेना, बिना उसे सही से समझे या उसके बारे में तथ्य जाने। तो पूर्वाग्रह का मतलब होता है हम भाई किसी भी व्यक्ति के लिए पहले एक विचार व्यक्त कर लेते हैं, भाई वो अच्छा है या वो बुरा है। तो हमारे अंदर क्या होता है, पहले से ही क्या होती है, एक राय बन जाती है। तो उसी राय को क्या कहा जाता है, पूर्वाग्रह कहा जाता है। यह राय अक्सर अधूरी जानकारी या गलत धारणाओं पर भी आधारित हो सकती है। हो सकता है भाई आपकी जो राय हो वो गलत, अगर आपने कोई चीज देखी हो, किसी से सुना हो, किसी ने आपको बताया हो, तब आप एक अवधारणा किसी के प्रति बना लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो पूर्वाग्रह होता है, ठीक है। तो ये किस पे आधारित हो सकता है, ये अधूरी जानकारी पर भी आधारित हो सकता है, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणाएं, रूढ़िबद्ध धारणाएं वो सामान्य विचार या धारणाएं होती हैं जो किसी विशेष समूह के बारे में लोगों के मन में बन जाती हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है भाई पहले से लोगों के मन में एक विचार है और उसके लिए वही धारणाएं रहती हैं और उसको वही काम करने के लिए मजबूर भी किया जाता है। तो ये धारणाएं अक्सर सामान्यकरण होती हैं जिसमें किसी समूह के सभी लोगों को एक जैसा माना जाता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी धारणा है भाई कि अगर वो उस समूह से जुड़ा हुआ है तो वो वैसा ही है, ये धारणा आम हो जाती है। जैसे कि महिलाएं कमजोर होती हैं या युवक गैर जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो एक धारणा बना ली जाती है कि भाई ये ऐसा ही है। तो ये क्या होती है, रूढ़िबद्ध धारणा, यानी एक किसी भी एक विशेष समूह के लिए, ठीक है ना, या किसी भी एक व्यक्ति के लिए अगर आप क्या कर रहे हैं भाई, आप एक तरह का ही व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने एक धारणा बना ली कि भाई वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो वो लोगों के मन में हमेशा बनी रहती है वो बात, तो उसे क्या कहा जाता है, रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है। तो प्राचीन समय से बहुत सारे लोगों के लिए जो ये धारणाएं थी कि भाई महिलाएं जो है वो कमजोर होती हैं, उनको घर का काम करना चाहिए, तो ये धारणा भी क्या हो गई, रूढ़िवादी धारणा ही है। सामाजिक बहिष्कार किसे कहते हैं, वह तौर तरीके जिनके द्वारा व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है। तो सामाजिक बहिष्कार है, यानी कोई भी अगर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को एक समूह के अंदर आने, ठीक है, या फिर उसे घुलने मिलने से अगर रोक दिया जाए तो वो क्या है, वो सामाजिक बहिष्कार है। यह उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले होते हैं। तो क्या कर दिया जाएगा भाई, उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा, उनको कहा जाएगा भाई आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का बहिष्कार किया गया, क्या भाई बहिष्कार है, आप इस समाज में नहीं रह सकते या इस गांव में नहीं रह सकते। तो इसका मतलब क्या, वो गांव के किसी भी संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकता और वो गाँव में आएगा भी नहीं, और कोई उसकी मदद भी नहीं करेगा। तो इसे क्या कहा जाता है भाई, सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। अस्पृश्यता क्या है, तो देखिए अस्पृश्यता हमारे, अगर हम देखें, हमने देखा था कि भाई प्राचीन समय से हमारे यहाँ एक व्यवस्था चली आ रही थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली। तो इसी का जो बिखड़ा हुआ एक जो शूद्र एक श्रेणी होती थी, तो इसी के अंदर एक बिगड़ा हुआ जो रूप था वो अस्पृश्यता का था। कुछ लोगों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया था, इन्हीं को बहिष्कृत या अछूत कहा जाता था। तो ये जो चार ये वर्ण थे, इन वर्ण में जो सबसे
निम्न कैटेगरी थी वो शूद्र थी। इससे भी यानी इस व्यवस्था से भी जो है उन लोगों को बाहर रख दिया गया जिन्हें अस्पृश्य कहा गया। ठीक है, समाज में कुछ समूह ऐसे थे जिन्हें जातिगत अधिक्रम में जगह तक नहीं दी गई, उनके साथ बहुत अन्याय और भेदभाव किया गया। तो क्या हुआ भाई, प्राचीन समाज के अंदर कि एक ऐसा समूह होता था जिसे बहुत घृणित दृष्टि से देखा गया, उसे जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था थी, उसके काबिल भी नहीं समझा गया, उससे भी बाहर कर दिया गया। जाति व्यवस्था में धार्मिक और कर्मकांडीय सोच के आधार पर लोगों को पवित्र और अपवित्र माना गया। और उसके बाद जो भाई कर्मकांड थे, कर्मकांडीय आधार पर यानी जो उसका कर्म है, उसके कर्म के आधार पर ही पवित्र और अपवित्र की संकल्पनाएं शुरू हुई। अस्पृश्यता का नियम था, जिन्हें अपवित्र माना जाता था उनके छूने मात्र से ऊंची जाति वाले अशुद्ध हो जाते थे, इसलिए उन्हें अछूत कहा जाता था। ठीक है, तो अस्पृश्य वो होते थे जो भाई ऐसा काम करते थे, क्योंकि वो सबसे पहले तो भाई वो गांव के बाहर रहते थे, समाज से उनको बाहर रखा गया था। वो मरे हुए जानवर हो गए उनको उठाना हो गया, उनकी संतुष्टि करना हो गया। ठीक है, और जो और क्या करते थे भाई, उनको जो ऐसे लोग होते थे जिनकी मृत्यु हो जाती थी, जिनके कोई परिजन नहीं होते थे, उनको दफनाना हो गया, उनको जलाना हो गया, ये सारे जो काम यानी नीच दर्जे के काम कहा जाता था एक तरह से, ये करते थे। तो ऐसा माना जाता था भाई वो लोग जो हैं वो अपवित्र हैं, और अगर वो ऊंची जाति वालों को छुएंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। तो इसलिए उनको क्या किया गया, समाज से बिल्कुल अलग दर्जा दिया गया, यानी समाज में उनको रखा ही नहीं गया, उनको बाहर कर दिया गया समाज से। ठीक है, और उन्हें क्या कहा गया, अछूत कहा गया। अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति को बहुत कठोर दंड झेलने पड़ते थे। अगर कोई उच्च जाति का व्यक्ति उनसे छू गया तो उसे भी फिर से शुद्धिकरण की प्रक्रिया करनी पड़ती थी। तो अछूतों की भाई जो स्थिति थी, सामाजिक दर्जा था, वो बहुत ज्यादा खराब था। यहाँ तक कि लोग जो ऊंची जाति के लोग थे उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे, छूने की तो बात ही छोड़ दो, उनकी परछाई से भी दूर हटते थे। और अगर किसी ने भाई छू दिया तो उसके लिए क्या किया जाता था, उस व्यक्ति का शुद्धिकरण करना पड़ता था कि भाई अछूत ने छुआ है तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से शुद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो थी कुछ कठोर नियम बनाए गए थे जिनके तहत उनको सामाजिक व्यवस्था से बिल्कुल हटा दिया गया था। जाति व आर्थिक असमानता के बीच क्या संबंध है, तो सामाजिक लाभ से आर्थिक ताकत बढ़ती है, यानी ऊंची जातियों को समाज में ऊंचा दर्जा मिला था। इस दर्जे के कारण उन्हें बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरियां और संसाधनों तक पहुंच मिली थी। ठीक है, क्योंकि भाई अब वो ऊंची जाति के लोग थे, उनके पास संसाधन थे, तो उनके पास जो थे आर्थिक सुविधाएं अच्छी थी, तो वो सामाजिक तौर पर भी समृद्ध थे और आर्थिक तौर पर भी। परिणाम स्वरूप वे आर्थिक रूप से मजबूत बन गए। ठीक है, तो उनके पास भाई पैसा भी काफी था। नीची जातियों पर पाबंदियां थी, नीची जातियों को समाज में छोटे और कम आय वाले कामों तक सीमित कर दिया गया। उनके लिए शिक्षा और उच्च रोजगार के अवसर बहुत कम या लगभग बंद थे। तो भाई वो वही काम करते थे जो उनको दिए गए थे, वो कोई दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकते थे, तो उनके पास भाई कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं था कि वो कुछ काम करके अपनी स्थिति को और अच्छा कर सके। शिक्षा तक उनको दी नहीं जाती थी। उनके पास भूमि और संपत्ति भी नहीं थी, जिससे वे गरीब बनते गए। तो भाई उनके पास भूमि और संपत्ति भी नहीं होती थी, इसलिए भी वो गरीब थे। आर्थिक असमानता का स्तरीकरण, ऊंची जातियों के पास जमीन और धन का संचय होता गया, तो भाई जिनके पास संसाधन थे वो और ज्यादा धनी होते चले गए। नीची जातियों के पास संसाधन नहीं रहे, जिससे वे हमेशा निर्भर और कमजोर बने रहे। जातिगत भेदभाव उन्हें उच्च वेतन वाली नौकरियां और व्यवसायों से भी क्या करती थी, दूर रखती थी। तो ये क्या था, भेदभाव था। दलित किसे कहते हैं, तो देखिए दलित का शाब्दिक अर्थ है पैरों से कुचला हुआ। यह उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया जिन्हें जाति व्यवस्था ने लंबे समय तक शोषित और पीड़ित किया। तो हम देख रहे हैं भाई जाति व्यवस्था यहाँ प्राचीन समय से चली आ रही है। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें दलित कहा गया, यानी पैरों से कुचला हुआ, यानी उनके लिए कोई काम नहीं किया गया, उन्हें हमेशा दबाया गया। ठीक है, और एक लंबे समय तक क्या हुआ, उनका शोषण। ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं गढ़ा था, वे अक्सर इसका उपयोग भी नहीं करते। तो ऐसा नहीं कि भाई कि जो सबसे बड़े नेता रहे दलित लोगों के लिए भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इस सब का अक्सर उपयोग नहीं किया। अंबेडकर का चिंतन था, हालांकि दलित शब्द में अंबेडकर का पूरा चिंतन, दर्शन और संघर्ष का भाव झलकता है। ठीक है, बेशक से वो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस शब्द में उनका जो चिंतन है आपको देखने को मिलेगा। अंबेडकर ने दलितों को समान अधिकार, शिक्षा, सम्मान और अवसर दिलाने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए। ठीक है, तो वो समाज में एक अच्छा दर्जा लोगों को दिलाना चाहते थे। दलित आंदोलनों का उद्देश्य, तो बहुत सारे दलित आंदोलन भी है जिसमें जातिगत भेदभाव को खत्म करना था, दलितों को सशक्त और स्वाभिमानी बनाना था, उन्हें समाज की मुख्य धारा में बराबरी का स्थान दिलाना था। ठीक है, तो ये सारे काम किए गए। राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों व जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए कदम कौन कौन से रहे हैं, तो सरकारों ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो जाति आधारित असमानता को समाप्त करने के लिए संविधान व कानून, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान, यानी भाई कोई भी जो छुआछूत नहीं करेगा अनुच्छेद 17 के तहत इसको एक दंडनीय अपराध बना दिया गया। 1850 का जातीय अनिर्गोता निवारण अधिनियम, कोई व्यक्ति केवल जाति के आधार पर अपनी नौकरी, जमीन या अन्य अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये एक नियम बनाया गया।
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया गया 1955 में। अस्पृश्यताओं को अपराध घोषित किया गया और दोषियों को कानूनी सजा दी जाएगी। भाई अस्पृश्यता जो था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अगर कोई ऐसा भेदभाव करता है तो उनके लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, ये नियम बनाए गए। ठीक है। एससी और एसटी के लिए आरक्षण, संसद व विधानसभाओं में आरक्षण, और साथ में क्या हुआ, जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग थे यानी एससी एसटी के लोग, उनके लिए आरक्षण दिया गया ताकि वे संसद में और विधानसभाओं में भी चुनकर आ सके, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया। अनुसूचित जाति और जनजातियों पर होने वाले अत्याचार रोकने हेतु बनाया गया था और अपराधियों के लिए कठोर सजा। तो 1989 में भाई इसको संशोधित करके एक निवारण अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत भाई अगर कोई भी एससी एसटी जाति के आधार पर भेदभाव करता है या कोई भी अत्याचार करता है तो उनको कठोर सजा दी जाएगी। 93वां संविधान संशोधन 2005, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं आईआईटी आईएम विश्वविद्यालय में ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया। ठीक है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग भी जो है बाद में शामिल किया गया एक संशोधन 2005 के तहत, तो इनको भी एक अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है। जाति विषमता को दूर करने के लिए गैर राजकीय संगठनों की क्या भूमिका है, तो बहुत सारे गैर राजनीतिक संगठन उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें स्वाधीनता पूर्व सुधार नेताओं का योगदान रहा, जिसमें ज्योतिबा फुले सत्यशोधन समाज की स्थापना करी, शिक्षा और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया इन्होंने। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, सती प्रथा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाए। महात्मा गांधी अस्पृश्यता उन्मूलन और हरिजन आंदोलन चलाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों को शिक्षा, अधिकार और राजनीतिक सशक्तिकरण दिलाने के लिए संघर्ष किया। पेरियाई ईवी रामास्वामी नैयर दक्षिण भारत में इन्होंने आत्म सम्मान आंदोलन चलाया। सर सैयद अहमद मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार किया इन्होंने। ठीक है। तो ये बहुत सारे नेता थे जिन्होंने समाज में अच्छा दर्जा दिलाने के लिए लोगों को बहुत सारे जो है समाज सुधारक कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे समाज में इन लोगों को जो है अच्छा दर्जा मिल सके। ठीक है। ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना, सामाजिक सुधार और समानता पर जोर दिया। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख सुधारक थे जिन्होंने काफी समाज में सुधार लाने के प्रयास किए। स्वतंत्रता के बाद के आंदोलन और संगठन, तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी दलितों और पिछड़ी जातियों के अधिकारों के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी, जिसने उनके लिए काफी काम किया। कर्नाटक में दलित संघर्ष समिति सामाजिक न्याय और दलितों के समस्याओं पर जोर दिया इन्होंने। ठीक है। विभिन्न भाषाओं के साहित्य में जातिगत भेदभाव के खिलाफ रचनाएं लिखी, तो बहुत सारे जो साहित्यकार थे उन्होंने भाई जो समाज में हो रहा था उसके खिलाफ लिखा ताकि लोगों को समझ में आए। एनजीओ और समाज सुधारक संगठनों की मुख्य भूमिका रही इसमें, आप देखेंगे शिक्षा और जागरूकता बढ़ाई गई, हाशिए पर मौजूद जातियों और शिक्षा को उपलब्ध कराना, भेदभाव के खिलाफ जागरूकता फैलाना। तो ये सारे कार्यक्रम थे कि भाई जो भी जातियां हैं जो शिक्षा से वंचित है उनके लिए काम किया जाए। ठीक है। और जो भी भेदभाव हो रहा है उनको बताया जाए कि भाई शिक्षा में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, वो शिक्षित होंगे तो अपने जो भी अधिकार उनको समझेंगे। तो ये सारे कार्यक्रम चलाए गए। सामाजिक सुधार कार्यक्रम हुए, समाज में बराबरी और भाईचारा बढ़ाना था, छुआछूत और जातिगत भेदभाव को खत्म करना था। तो समाज में सुधार लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए, लोगों को जागरूक किया गया। आर्थिक सशक्तिकरण, गरीब और वंचित जातियों के रोजगार, स्वरोजगार और प्रशिक्षण दिलाना, आत्मनिर्भर बनाना, ये प्रयास किए गए। कानूनी सहायता, जातिगत भेदभाव या अत्याचार झेलने वालों को कानूनी मदद की, भाई अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो कानून उसकी मदद करेगा, तो उसके लिए बहुत सारे सहायता दी गई। ठीक है। सामाजिक एकता और सह अस्तित्व को बढ़ाया, यानी जाति के बीच भाईचारा, सहयोग और एकता की भावना बढ़ाई गई। भाई लोगों को जागरूक किया गया भाई सभी एक समान है, आपसी भाईचारे को बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है करी गई। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कौन है या ओबीसी को परिभाषित करने के मापदंड क्या है। ठीक है। तो देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग उन जातियों और समूह या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है, इसमें शिल्पकारी और सेवा करने वाली जातियां प्रमुख है। तो भाई वो अन्य पिछड़े वर्ग में वो आते हैं जो भाई समाज में वो भी पिछड़े हुए थे, उनके साथ भी भेदभाव हुआ, हाँ उस तरह का भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन ये भी पिछड़े थे, ये भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो इनको भी जो है कुछ मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ एक कानून बनाया गया। ठीक है। ओबीसी, और इसमें मेन काम यही था कि भाई उनको भी क्या करा जा सके, समाज में और शिक्षित तौर पर क्या किया जा सके, आगे लाया जा सके। ओबीसी जातियां ना तो ऊंची जाति में आती हैं और ना ही सबसे निचली जातियां हैं ये। ठीक है। ना तो ऊंची में ना नीची में, मध्य वाली हैं ये। इनकी विशेषता है सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक पिछड़ापन। तो इनका सबसे बड़ी समस्या भाई समाज में और इनकी संस्कृति और जो इनकी शिक्षा है वो क्या है, पिछड़ी हुई है। तो 1953 में कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। तो सबसे पहले भाई 1953 में ये बात चली थी कि भाई ऐसे लोगों के लिए भी कुछ काम किए जाए। 1979 में बीवी मंडल आयोग का गठन हुआ, जिसने विस्तृत रिपोर्ट दी। और उसके बाद भाई बीवी मंडल जो आयोग था 1979 में एक पूरा विस्तृत जानकारी देता है भाई कौन ओबीसी हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, ठीक है, किस तरह से उनको मुख्य धारा में लाया जा सकता है। तो सरकार ने ओबीसी की पहचान मुख्यतः सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े के आधार पर की। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया भाई, सामाजिक तौर पर और शैक्षिक तौर पर जो भी लोग पिछड़े हुए हैं उनको क्या किया जाए, इस धारा के अंदर लाया जाए, ये बात सरकार ने कही।
आज ओबीसी वर्ग के भीतर भारी असमानता, कुछ धनी किसान तो कुछ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो आज भी अगर देखें तो ओबीसी वर्ग के अंदर आप देखेंगे तो भाई असमानता आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ ओबीसी जो है वो धनी किसान है, वो अच्छा उनका सामाजिक दर्जा है, लेकिन कुछ देखेंगे आप गरीबी के नीचे भी हैं। तो इनको थोड़ा देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और इनको अलग करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, आदिवासी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, आदिवासी का शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मूल निवासी। यह शब्द केवल पहचान ही नहीं बल्कि राजनीतिक जागरूकता और अधिकारियों की लड़ाई का भी प्रतीक है। तो आदिवासी मतलब भाई जो भी जंगलों में रह रहे हैं वो वहाँ के मूल निवासी होते हैं, लेकिन वहाँ पर संसाधनों के लिए क्या किया जाता है, उनको विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो उनसे क्या होता है, उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इसलिए क्या कहा भाई उन्होंने, हमें भी क्या मिलनी चाहिए, हमारी पहचान मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आदिवासी एक जो शब्द आया वो इसलिए आया भाई ताकि उनको एक पहचान दी जा सके। तो 1930 के दशक में औपनिवेशिक सरकार की घुसपैठ और शोषण के विरुद्ध संघर्ष के दौरान जो था आदिवासी शब्द लोकप्रिय हुआ। तो आपको पता है भाई, पहले जब ब्रिटिश का शासन था तो उन्होंने संसाधनों के लिए क्या किया, जो भी लोग जंगल में रहते थे उनके संसाधनों को छीनने के लिए उन्होंने वहां से विस्थापित कर दिया। तो बाद में उन लोगों ने भी भाई उसके लिए संघर्ष किया। ठीक है, आदिवासी समुदाय परंपरागत रूप से जंगल भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है, क्योंकि भाई ये लोग जंगलों में रहते हैं और पूरी तरह से अपनी भूमि और प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं, उसी पर डिपेंड है, उसी पर उनकी जीवन शैली होती है। आदिवासी होने का अर्थ अक्सर विकास परियोजनाओं और औद्योगिकरण के नाम पर वनों, भूमि और आजीविका से वंचित होना भी है। और अगर हम आज आदिवासी का अर्थ समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं भाई, जो एक ऐसी जगह पर रह रहे थे जहां पर सरकारों की नजर पड़ी और मुख्य धारा के लोगों के विकास के लिए इनको क्या किया गया, वहां से विस्थापित किया गया। औद्योगिकरण ने इनकी आजीविका और इनके जो भी वहां पे जो परंपराएं चली आ रही थी उनको क्या किया, वहां से विस्थापित करके हटाया। तो अक्सर आदिवासी देखें तो आदिवासी को इस अर्थ में भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि जरूरी परियोजना और औद्योगिकरण के कारण इनका विस्थापित होना। आदिवासी पहचान उनकी संस्कृति, संसाधनों की रक्षा और स्वतंत्रता अस्तित्व की लड़ाई को गहराई से जोड़ती है। तो भाई आदिवासी जो पहचान है वो ये भी बताती है कि उनकी एक संस्कृति है, उनके संसाधन है, उनकी स्वतंत्रता है जिसे वो बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक संघर्ष का भी प्रतीक है आदिवासी। अक्षमता व गरीबी में क्या संबंध है? तो देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों को पर्याप्त सरकारी योजनाएं, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलने से वह गरीबी में फंसे रहते हैं। तो अक्षमता यही है भाई, जो असक्षम है और उनको भाई सारे संसाधन जो है वो नहीं मिल पाते, चाहे वो सरकारी योजनाएं हो, पेंशन हो या सामाजिक सुरक्षा हो। तो इसलिए क्या होते हैं, बेचारे अपने आप गरीब हो जाते हैं। समाज में भेदभाव और हंसिए पर डाल दिए जाने से दिव्यांग लोग मुख्य धारा के अवसरों से वंचित होते हैं। तो भाई उनको हंसिए पर डाल दिया जाता है, उनको कोई ऐसी चीज नहीं दी जा सकती जिससे वो मुख्य धारा से जुड़ सके। तो इस वजह से क्या होता है, वो भाई वंचित रह जाते हैं बहुत सारी चीजों से। दिव्यांगता के कारण रोजगार पाने में कठिनाई होती है जिससे उनकी आय सीमित रहती है। तो भाई जो एक दिव्यांग होता है उसको क्या भाई रोजगार भी नहीं मिल पाता। ठीक है, तो भी क्या होता है, वो भाई गरीब और सीमित आय में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की समान सुविधाएं नहीं मिलती जिसके कारण अच्छे रोजगार से वंचित हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भाई कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं बन पाते जिससे क्या कर सके भाई, उनको उनके हिसाब से शिक्षा दी जा सके। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जब वो शिक्षित नहीं होते हैं तो वो काम नहीं कर पाते जो एक सक्षम व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है भाई, वो निम्न तरह के काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपने देखा होगा भाई, पहले क्या था, दिव्यांग व्यक्ति जो होते थे क्या था, उनको भीख मांगने के लिए कर दिया था, तो वो भीख मांगते थे। लेकिन अगर वही अगर दिव्यांग व्यक्ति को अच्छे से शिक्षित किया जाए तो वो भी क्या कर सकता है भाई, अपने लिए आय के साधन क्रिएट कर सकता है। दिव्यांग परिवारों पर चिकित्सा व देखभाल का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है जिससे गरीबी और गहरी हो जाती है। तो भाई अगर उनकी देखभाल के लिए और उनकी जो भी चिकित्सा है उनके लिए अगर सरकारें योजनाएं बना दें तो इससे जो परिवार होते हैं उनके ऊपर क्या होगा, बोझ कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो भाई जो खर्चा उनका मेडिकल में जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है भाई, गरीब जो होता है क्या होता है, और ज़्यादा गरीब हो जाता है क्योंकि वो खर्चा उतना उठा नहीं पाता है। तो ये एक पारिवारिक बोझ भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी समस्या देखने को मिलती है। गरीबी के कारण इलाज व शिक्षा नहीं मिलती और अक्षमता बढ़ती है, यही क्षमता के कारण कमाई नहीं होती और गरीबी और बढ़ती है। तो भाई देखिए, उनके पास एक तो इलाज नहीं हो पा रहा है और ऊपर से वो शिक्षित भी नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनकी अक्षमता क्या होगी, और बढ़ेगी, और अक्षमता बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, एक परिवार पर बोझ बनेंगे और परिवार जो होगा क्या होगा, और गरीब होता चला जाता है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण की कुछ विशेषताएं बताइए। वह व्यवस्था जिसमें समाज के लोगों को वर्गीकरण करके उन्हें अधिक्रमिक संरचना में श्रेणीबद्ध किया जाता है उसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। यानी समाज को एक ढर्रे में डाल देना, या ये कह सकते हैं समाज को एक स्तर में बांट देना, ठीक है ना, क्रम के आधार पर, तो उसे क्या कहा जाता है, सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। जैसे यह वर्गीकरण जाति, वर्ग, लिंग, धर्म या आय, पैसा आदि मानकों पर भी आधारित होता है। ठीक है, आपने देखा होगा भाई, वर्ग, वर्ण के आधार पर, वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर क्या होते हैं, बहुत सारी कैटेगरियां आपको देखने को मिल जाएंगी।
इसमें ऊंचे वर्ग को अधिक सम्मान, अधिकार, अवसर मिलते हैं, जबकि निचले वर्ग को क्या होता है, लोग वंचित रह जाते हैं। जो भाई जितने ऊपर वाली श्रेणी पे होगा, जो ऊपर वाली श्रेणी पे होगा उसके ज्यादा अधिकार होंगे, ज्यादा महत्व होगा, जो निचली श्रेणी पे होगा वो क्या होगा, वंचित होगा। सामाजिक स्थिरीकरण व्यक्ति की सामाजिक पहचान, जीवन के अनुभव और दूसरों से उसके संबंध को प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक स्थिरीकरण क्या करता है भाई, दूसरों की पहचान और उसके अनुभव पर जो है वो प्रभावित करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई अगर स्थिरीकरण होगा तो वो क्या होगा, एक ही प्रकार का जीवन जीने पे मजबूर हो जाएगा। ठीक है, यह व्यवस्था यह तय करती है कि किस वर्ग को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और राजनीतिक अवसर कितने मिलेंगे। ठीक है, तो ये व्यवस्था क्या करेगी भाई कि भाई जो ऊपर श्रेणी पे उसको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और राजनीतिक अवसर तो मिलते रहेंगे, लेकिन जो निचली श्रेणी पर उसको ये अवसर मिल ही नहीं पाते। सामाजिक स्थिरीकरण समाज में असमानता पैदा करता है और संसाधनों के समान वितरण को स्थायी बनाता है। तो भाई सामाजिक स्थिरीकरण क्या करेगा, असमानता पैदा करेगा, क्योंकि भाई ऊपर जो वर्ग लोग होंगे उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, नीचे वालों को क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, यानी उनको क्या मिलेगा, संसाधन मिल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, हमेशा वंचित ही रह जाएगा। समाज की एक विशिष्टता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये बनी रहती है। आप अगर देखेंगे सामाजिक स्तरण ये समाज की विशिष्टता बन चुकी है, पीढ़ी दर पीढ़ी भी बनी रहती है। विचारधारा द्वारा समर्थन भी मिलता है, तो बहुत सारी विचारधारा के लोग भाई समर्थन भी करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत समय तक ये चलता रहा, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, ये कम होता आपको दिखाई देता है। नारी से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं, तो देखिए नारी से संबंधित प्रमुख मुद्दे, परिवार और समाज में लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है, सबसे बड़ी समस्या ये है। ठीक है, दूसरा, शिक्षा की कमी से महिलाएं अवसर और अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। ठीक है, ये भी समस्या है। महिलाओं का पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और मातृत्व देखभाल पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता, ये भी एक समस्या है। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल पर शोषण और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएं भी महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं। समान काम के लिए समान वेतन, संपत्ति का अधिकार की कमी और रोजगार के अवसर में असमानता है। तो भाई महिलाओं को जो है समान वेतन नहीं मिलता, कई बार आप जो कई जगह देखेंगे संपत्ति में उनको अधिकार नहीं दिया जाता, रोजगार के उनके लिए अवसर कम होते हैं, तो ये समस्याएं हैं। राजनीति और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी कम है, तो हम देखेंगे भाई राजनीति में आप देखेंगे हमारे यहाँ की महिलाओं की भूमिका उतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, घर परिवार में भी निर्णय लेने में उतनी भूमिका उनकी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उनको महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये भी समस्याएं हैं। परंपरागत धारणाएं और रूढ़िवादी सोच महिलाओं को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने से रोकती है। तो भाई जो पुरानी परंपराएं चले, यानी महिलाओं को घर तक सीमित रखा जाए, इनकी वजह से भी महिलाएं जो हैं वो घर तक सीमित रह जाती हैं। जाति व्यवस्था एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, वर्णन करें। तो देखिए जाति एक बहुत ही असमान व्यवस्था थी, जहां ऊंची जातियों को विशेष अधिकार मिले, जबकि निचली जातियों को अधिकतम शोषण सहना पड़ा। ठीक है, तो ये व्यवस्था देखने को मिला हमें। जाति पूरी तरह जन्म पर आधारित होती थी, व्यक्ति अपने पिता की जाति में जन्म लेता था और बदले में कोई विकल्प नहीं होता था। ठीक है, ये व्यवस्था चलती आ रही थी। प्रत्येक जाति से एक निश्चित पेशा जुड़ा होता है, किसी व्यक्ति को अपनी जाति से बाहर का व्यवसाय अपनाने की अनुमति नहीं होती थी। ठीक है, ये भी हमने समझा था। जाति व्यवस्था में खान पान, मेलजोल और विवाह पर भी कठोर नियम लागू थे, जिससे सामाजिक दूरी, भेदभाव जो है वो स्थायी होता गया। ठीक है, जाति व्यवस्था ऊंच नीच पर आधारित अधिक्रमित संरचना थी, जिसमें जातियों को शक्ति, सम्मान, अवसर मिलते थे, जबकि निम्न जातियों को वंचना झेलना पड़ता था। जो जितनी ऊपर जाति उसको उतना ज्यादा सम्मान, जो जितना नीचे उसको सम्मान नहीं दिया जाता था। समाज कई अलग अलग जाति खंडों में बट गया, जिससे सामाजिक एकता और समानता बाधित हुई। तो भाई समाज अलग अलग जातियों में बट गया, तो एकता बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया, लोग आपस में लड़ने लगे और भेदभाव जो है वो बढ़ता चला गया। ठीक है, स्त्री और पुरुष में असमानता सामाजिक है, ना कि प्राकृतिक। उदाहरण सही व्याख्या करें तो भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से ही जो महिलाएं वो कमजोर हैं। ठीक है, तो इस पे आप क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं भाई स्त्री पुरुष समानता सामाजिक न सामाजिक ना कि प्राकृतिक। तो सामाजिक बनाई गई है, प्राकृतिक रूप से नहीं है ये। असमानता का आधार, स्त्री में पुरुष असमानता प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक है। यदि यह प्राकृतिक होता तो समाज में महिलाएं सदैव अधीन की स्थिति में होती है। यानी अगर ये प्राकृतिक होता तो आप देखते भाई महिलाओं हमेशा से क्या होता है, महिलाएं जो थी किसी ना किसी के अधीन रहती, लेकिन कई जगह पे हम देखने को मिलता है भाई कि महिलाएं जो हैं वो उभर कर आती हैं और अपने निर्णय स्वयं लेती हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। सफल महिलाएं, अनेक महिलाएं राजनीतिक, शिक्षा, विज्ञान और कला में शीर्ष पदों तक पहुंची हैं। तो आपने देखा ही होगा भाई बहुत सारी महिलाएं हैं जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में अग्रणीय रही हैं हर क्षेत्र में। तो कह नहीं सकते भाई अगर प्राकृतिक रूप से ऐसा होता तो महिलाएं ये चीज कर ही नहीं पाती। ये इस बात का प्रमाण है कि क्षमता लिंग से नहीं बल्कि अवसरों से तय होती है। तो अगर महिलाओं को अवसर मिलेगा तो महिलाएं भी क्या होंगी, आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। मातृशात्मक समाज, कुछ समाजों में महिलाओं की सत्ता व्यापक है, जैसे केरल में नायर परिवार और मेघालय की खासी जनजाति दर्शाता है कि सामाजिक संरचना बदलने पर महिलाओं को नेतृत्व मिलता है। यानी अगर आप सामाजिक जो पुरानी चीजें चली आ रही है अगर उसमें बदलाव करेंगे तो महिलाएं भी अच्छा काम कर सकती हैं। आर्थिक भूमिका, महिलाएं लंबे समय से कृषि, व्यापार, घर की अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक काम करती रही हैं, ये आपने देखा ही है। ठीक है,
जैविक शारीरिक आधार, यदि महिला शारीरिक या जैविक आधार पर उपयोगी होती तो वह समाज और अर्थव्यवस्था की इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा पाती। तो महिलाएं भाई इतना काम करती हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो गया हो, चाहे घर क्षेत्र में हो गया, या ऑफिस औद्योगिकरण, इन सब क्षेत्रों में आपने देखा होगा भाई महिलाओं ने काम किया है। तो अगर महिला भाई शारीरिक रूप से इतनी कमजोर होती तो इन जगहों पर काम ही नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये कहना भी गलत है। निष्कर्ष, स्त्री पुरुष असमानता का निर्धारक जैविक या शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व जिम्मेदार है। तो महिलाओं को पिछड़वाने में भाई पुरानी जो सोच है और संस्कृति है वो जिम्मेदार रही है। अक्षमता के प्रति आम व्यक्ति से क्या विचार है, विस्तार से लिखिए। तो देखिए, अक्षमता सामाजिक दृष्टिकोण है, यानी सामाजिक कारण है। व्यक्ति केवल शारीरिक या मानसिक बाधा कारण अक्षम नहीं होता, बल्कि इसलिए भी अक्षम माना जाता है क्योंकि समाज उसकी जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था नहीं कर पाता। तो ऐसा नहीं कि भाई व्यक्ति अक्षम इसलिए है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा, बल्कि इसलिए अक्षम है क्योंकि उसकी जरूरतों को ध्यान नहीं दिया जा रहा कि भाई वो उसके लिए भी कुछ काम किए जाए। अधिकारों की मान्यता, अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों के समाज और कानून हाल में मान्यता दी गई। हाँ, धीरे धीरे क्या है भाई, अब जो अक्षम लोग हैं उनके भी उन पे ध्यान दिया जा रहा है, उनके अधिकारों का भी सम्मान दिया जा रहा है। नकारात्मक शब्दों का प्रयोग, भारत में निर्गम, बाधित, अक्षम, अपंग, अंधा, बहरा जैसे शब्दों का उपयोग कर अक्सर एक ही भाव को दर्शाते हैं, और शब्द कई बार अपमान के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो भाई अक्षम व्यक्ति को भेदभाव दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है ना, और उनको क्या किया जाता है भाई, उनको गलत तरीके का उपयोग किया जाता है, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके बुलाया जाता है, जिससे क्या होता है उनका भाई कॉन्फिडेंस कम होता है। तो ये भी चीजें गलत हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण, समाज में ऐसी सांस्कृतिक संकल्पना नहीं है जो दोषपूर्ण शरीर दुर्भाग्य का परिणाम है, जिससे भेदभाव और हीन भाव बढ़ती है। तो समाज में भाई बहुत सारे लोगों ने ऐसी संकल्पना बना ली है, तो क्या होता है भाई दोषपूर्ण दृष्टि से देखते हैं जो ऐसी जो जो थोड़े अक्षम होते हैं। सामाजिक बाधाएं, शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक स्थानों पर सुविधाओं की कमी कारण दिव्यांग व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पूरा उपयोग नहीं कर पाते। भाई अगर कोई व्यक्ति जो है सक्षम है लेकिन उसको अगर सुविधाएं नहीं मिल रही है, भाई अगर एक अपाहिज व्यक्ति वो चल नहीं सकता तो वो शिक्षा तक, वो स्कूल और कॉलेज तक कैसे पहुंचेगा? अगर वहां तक उसकी पहुंच बनाई जाएगी तभी तो क्या कर सकता है, वो अपना विकास कर सकता है। तो सामाजिक बाधाएं भी बहुत सारी हैं। तो अक्षमता केवल व्यक्तिगत स्थिति नहीं है बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का परिणाम है जो इन व्यक्तियों को अक्षम ठहराता है। तो भाई परिस्थितियां ऐसी बना दी गई इनके लिए जिसकी वजह से ये अक्षम आपको देखने को मिलते हैं। स्त्री और समानता का अधिकार देने के लिए 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा दिए गए प्रयास। तो महिलाओं के लिए क्या किया गया भाई, तो 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि मौलिक अधिकार और आर्थिक नीतियों पर भी जो है प्रस्ताव पारित किया था। तो भाई महिलाओं को भी सम्मान देना चाहिए। तो इसमें स्त्री और पुरुषों को समान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार देने की बात करेगी। भाई जो सम्मान पुरुषों को मिल रहा है वो महिलाओं को भी देना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक अधिकार में मतदान और निर्वाचित होने का और निकायों में भागीदारी, सामाजिक विवाह, परिवार और संपत्ति में समानता, शिक्षा व रोजगार, बराबर अवसर देना। ठीक है, और महत्व ये था भाई, ये अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लैंगिक समानता की घोषणा थी कि भाई भारत में हर कोई जो है वो समान है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये स्वतंत्रता आंदोलन में ये दिखाना था। आगे चलकर भारतीय संविधान 1950 में स्त्रियों को समान अधिकार मिलने की नींव बना, और उसके बाद ही जब हम देखते हैं भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में महिलाओं को भी सेम वही अधिकार दिए गए जो पुरुषों को दिए गए। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक क्या दर्शाती है? तो देखिए, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी गई थी और ये 1982 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक भारतीय समाज में नारीवाद की पारंपरिक अभिव्यक्ति मानी जाती है। ठीक है, तो ये क्या थी भाई, महिलाओं में को जो समाज में एक अच्छी स्थिति हो वो बताने के लिए बनाई गई थी। इसमें पुरुष और महिला के बीच समाज सुधार में समाज द्वारा किए जाने वाले भेदभाव की तीखी आलोचना की। तो उसमें दिखाया, इसमें उन्होंने बताया कि भाई किस तरह से महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है। ताराबाई ने प्रतिष्ठात्मक रीति रिवाजों और धारणाओं को चुनौती दी तो पुरुषों को विशेषाधिकार देते और महिलाओं को कठोर। तो उन्होंने जो भाई प्रतिष्ठात्मक समाज था उस पर कटाक्ष किया कि भाई महिलाओं को तो वो अधिकार नहीं दिए जा रहे जबकि पुरुषों को दिए जा रहे हैं। पुस्तक में यह स्पष्ट किया गया कि विधुर को पुनर्विवाह की स्वतंत्रता मिलती है जबकि विधवा को समाज में अपमान, कठोर नियम और पीड़ाओं का सम्मान करना पड़ता है। यानी जहां एक विधुर है, अगर एक किसी की पत्नी मर गई तो उसको तो भाई दोबारा शादी का अधिकार है, लेकिन अगर एक महिला का पति मर जाता है तो उसको वो अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? तो इन सब चीजों पर वो आवाज उठाती हैं। ये पुस्तक न केवल स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्रण करती है बल्कि समानता और न्याय के लिए स्त्रियों की आवाज को भी उजागर करती है। ठीक है, तो स्त्रियों की आवाज के रूप में इस पुस्तक को देखा जाता है। सुल्ताना ड्रॉम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इस पुस्तक को लिखने के पीछे लेखक की क्या मंशा थी? तो देखिए, सुल्ताना ड्रीम्स लेखिका रुकया सखावत हुसैन की एक काल्पनिक लघु कथा है। इसमें एक ऐसे समाज की कल्पना की गई है जहां महिलाएं सत्ता और नेतृत्व करती हैं और पुरुष पर्दे में रहते हैं। ठीक है ना, विपरीत परिस्थितियां दिखाई गई हैं। उद्देश्य ये था कि भाई महिलाओं को अपनी क्षमता पहचानने और लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाए कि महिलाएं भी भाई खुद काम कर सकती हैं, वो भी समाज चला सकती हैं।
संदेश ये जाता है कि यह रचना भारतीय नारीवाद स्त्री स्वतंत्रता की शुरुआत थी, कि भाई स्त्रियों को भी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, और नारीवाद की एक शुरुआत थी भारत में। प्रगतिशील आवाजों में गिनी गई रुकैया ने यह संदेश दिया कि यदि अवसर और वातावरण मिले तो महिलाएं भी समाज को समानता, शांति और प्रगति की ओर ले जा सकती है। तो कहना था भाई अगर अवसर महिलाओं को दिया जाएगा तो वो भी समाज को क्या कर सकती हैं, समान कर समाज में समानता ला सकती हैं, शांति ला सकती हैं और प्रगति ला सकती हैं। उपनिवेश काल के दौरान नारी संबंधित मुद्दे समाज सुधार आंदोलनों में किस प्रकार उठाए गए, तो उपनिवेश में किस तरह से महिलाओं को देखा गया। तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। ज्योतिबा फुले जाति और लैंगिक अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन चलाया इन्होंने, ठीक है। स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया। सर सैयद अहमद खान इस्लाम में सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रयास किए, ठीक है, और लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज खोले। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के माध्यम से स्त्रियों की शिक्षा और समान अधिकारों पर इन्होंने बल दिया। महादेव गोविंद रनाडे विधवा विवाह और पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना 1982 में इन्होंने लिखी, इसमें पुरुषों को ऊंचा दर्जा देने वाली प्रशात्मक सोच की आलोचना की, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई प्रशात्मक सोच जो है वो महिलाओं को पीछे लेकर जा रही है। बेगम रुकैया ख्यात हुसैन सुल्ताना ड्रीम में आपने देखा, इसमें स्त्री पुरुष समानता और महिलाओं की स्वतंत्रता पर जोर दिया। कराची अधिवेशन में भारतीय स्वतंत्र कांग्रेस ने स्त्रियों को बराबरी का अधिकार देने पर बल दिया, ठीक है। और सार्वजनिक रोजगार, शक्ति और सम्मान में महिलाओं को अयोग्य ठहराया जाएगा, ये स्पष्ट किया कि भाई हर तरह महिलाओं को समान अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई महिलाएं किसी क्षेत्र में अयोग्य हैं, हर क्षेत्र में योग्य हैं, उनको भी वो अधिकार देने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर का पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है सांस्कृतिक विविधताओं से क्या अभिप्राय है। तो विविधता क्या होती है, विविधता शब्द असमानता नहीं है, तो विविधता को हम असमानता नहीं कह सकते, बल्कि अलगपन को दिखाती है। जब हम कहते हैं कि भारत एक महान संस्कृति विविधता वाला देश है, तो इसका मतलब है कि यहाँ कई तरह के समाज और समुदाय रहते हैं। तो विविधता का मतलब ये नहीं है भाई अलग, विविधता का मतलब है कि एक ही जगह पर बहुत सारी चीजों को देखना, ठीक है ना, अलग अलग चीजों को देखना, सांस्कृतिक विविधता भी इसको हम कहते हैं। तो भारत के अंदर आप देखेंगे भाई अगर देखेंगे भौगोलिक विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी, सांस्कृतिक भूगोलता आपको देखने को मिलेगी, भाषाई भूगोलता आपको देखने को विविधता आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना, धर्म पर विविधता देखने को। भारत क्या है, भारत जो है एक विविधताओं से भरा देश है। तो भारत की सांस्कृतिक विविधता की झलक की बात करें तो भारत के अलग अलग राज्यों में हमें भाषा, पहनावा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा, लोकगीत, लोक कथाएं, विवाह प्रणाली, जीवन संस्कार, कला, संगीत और नेतृत्व अलग अलग रोचक और सुंदर भेद देखने को मिलते हैं। तो भारत में आप देखेंगे हर क्षेत्र में आपको ये सारी चीजें अलग अलग देखने को मिलती हैं। क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है, तो क्षेत्रवाद एक ऐसी विचारधारा या प्रवृत्ति है जिसमें लोग अपने क्षेत्र, प्रांत या राज्य के हितों का प्रभुत्व देते हैं। तो क्षेत्रवाद का मतलब भाई कोई क्षेत्र जो है अपने क्षेत्र को महत्व देता हो। क्षेत्रवाद में व्यक्ति अपने क्षेत्र के विकास, अधिकारों और संस्थानों के लिए प्राथमिकता देता है, और कभी कभी यह राष्ट्रीय एकता को चुनौती भी दे जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना भाई कोई राज्य जो है अपने राज्य को महत्व देने लग जाए, और उसकी वजह से क्या हो जाए भाई हमारे देश में हमारे देश में क्या होता है भाई, कई बार समस्या उत्पन्न हो सकती हैं किसी एक, जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कई बार मराठी बोलने के लिए कई बार समस्याएं हो जाती हैं। तो इससे क्या लगता है कि भाई कि हमारा देश तो एक है, तो एक राज्य अगर अपने राज्य में दूसरे राज्य के लोगों से भेदभाव कर रहे हैं तो इसमें क्या होती है, समस्या आ जाती है कई बार, ठीक है। तो इसलिए क्षेत्रवाद जो होता है वो अच्छी चीज नहीं होती, इससे क्या होता है देश की अखंडता पर कई बार खतरा आ जाता है। सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है, सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा या प्रवृत्ति है जिसमें लोग अपने धर्म या संप्रदाय को प्राथमिकता देते हैं, अन्य धर्म या संप्रदायों के प्रति शत्रुता या असहिष्णुता का व्यवहार करते हैं। तो सांप्रदायिकता मतलब भाई अपने धर्म और संस्कृति को महत्व देना और दूसरे को जो है वो महत्व ना देना, ठीक है। तो ये समाज में धार्मिक आधार पर विभाजन और तनाव को भी जन्म देती है। तो कई बार हम देखते हैं धार्मिक आधार पर विभाजन हो जाता है भारत के अंदर, कई बार आपने देखा होगा हिंदू मुसलमान हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये क्या होता है, धार्मिक विभाजन के आधार पर कई बार तनाव भी हो जाते हैं। रंगभेद से क्या तात्पर्य है, तो रंगभेद एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था या प्रवृत्ति है जिसमें लोग साथ उनके त्वचा के रंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो रंगभेद मतलब क्या है भाई कि उनकी त्वचा है और वो किस नस्ल के हैं उसके आधार पर लोग कई बार भेदभाव कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कई बार भाई कई क्षेत्रों में भेदभाव होता हुआ दिखाई देता है आपको। यह भेदभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक अवसरों में असमानता पैदा करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है भाई समाज में जो है भेदभाव होता है, तो इससे क्या होता है भाई आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। रंगभेद का सबसे प्रचलित उदाहरण दक्षिण अफ्रीका में रह रहा, जहां श्वेत लोगों ने अश्वेत लोगों के खिलाफ कठोर और भेदभावपूर्ण नीति अपनाई थी। तो इसका एक अच्छा उदाहरण आप अफ्रीका में देख सकते हैं, जहां पर गोरों और कालों का भेद आपने देखा था भाई। वहां पे जो श्वेत लोग होते थे, ठीक है ना, अश्वेत जो काले लोग होते थे,
वो श्वेत लोग जो है निम्न दर्जे का रखते थे, उनका बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। ठीक है, तो ये एक जो था सबसे प्रचलित उदाहरण आप देख सकते हैं रंगभेद का। अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है? अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग वह वर्ग होता है जो समाज में संख्या में कम। अल्पसंख्यक वर्ग अक्सर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बहुसंख्यक वर्ग के मुकाबले कमजोर स्थिति में होता है। तो अल्पसंख्यक मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर भाई बहुत सारे लोग रह रहे हों, ठीक है, एक ही धर्म के बोल लो या जाति के बोल लो, और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हों जो किसी और धर्म और जाति से हों, तो वो क्या होगा, वहां पर जो ज्यादा लोग हैं वो बहुसंख्यक होंगे, जो कम लोग हैं वो क्या होंगे, अल्पसंख्यक होंगे। ठीक है, तो इसमें कई बार क्या होता है, समस्याएं भी आ जाती हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो भाई अब क्या है, इस समय ऐसे जगहों पर थोड़ा इनको संरक्षण की जरूरत पड़ती है, तो ताकि समानता सुनिश्चित की जा सके, भाई उनको भी समान अवसर मिले हर चीज को, संस्कृति और पहचान की रक्षा हो सके, आर्थिक और सामाजिक विकास कर सके, वो सामाजिक समरसता और एकता बनाए रख सके, और बहुसंख्यक दबाव से बचाव हो सके। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में भाई जो राज्य होते हैं, जो सरकारें होती हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि इन सब चीजों पर ध्यान दे, ताकि वो लोग भी अच्छे से उस स्थान पर रह सके और जो देश की अखंडता है वो बनी रहे। सत्तावादी राज्य से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, सत्तावादी राज्य लोकतांत्रिक राज्य का उल्टा होता है। इसमें आम लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती और सत्ता में बैठे लोग किसी के प्रति जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होते। तो सत्तावादी राज्य का मतलब भाई एक तरह से शासन कह सकते हैं, निरंकुश शासन। भाई वो अपने हिसाब से समाज को चलाएंगे और कोई क्या नहीं कर सकता उनको, अ, कोई किसी के लिए वो जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक तरह से सत्तावादी शासक होता है जिसमें लोकतांत्रिक कोई भी प्रक्रिया शामिल नहीं होती। ऐसे राज्य में अक्सर बोलने की आज़ादी छीन ली जाती है कि भाई आप कुछ बोल नहीं सकते। प्रेस, जो भी आपके अखबार मीडिया की स्वतंत्रता नहीं रहती। सत्ता के दुरुपयोग से बचाव का अधिकार नहीं मिलता कि भाई आप अगर कोई सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं होता, तो जो भाई कानून बनाए जाते हैं जो संविधान के तहत, ऐसे कानूनों का पालन नहीं होता वहां पर। नागरिकों की कोई स्वतंत्रता को सीमित या खत्म कर दिया जाता, तो नागरिकों की कोई स्वतंत्रता नहीं होती, सीमित होती है बिल्कुल। भाई वो कुछ कर नहीं सकते, जो राज्य कहेगा, जो सरकारें कहेंगी, या जो भी वो सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति चाहेगा वही उस जगह पर होगा। सेकंड बुक का पहला चैप्टर देखते हैं अब। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका जो इंपॉर्टेंट है वो है, अंग्रेजी भाषा ने हमारे समाज पर क्या प्रभाव डाला। ठीक है, तो अंग्रेजी जो ब्रिटिश शासन आया था, तो उन्होंने हमारे देश में जो अंग्रेजी भाषा का प्रसार किया उसका क्या फायदा हुआ, ठीक है ना, और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अंग्रेजी जो थी वो भाषा का बहुआयामी प्रभाव हमारे देश में देखने को मिला। सबसे पहले साहित्यिक योगदान, भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा में कई उत्कृष्ट रचनाएं लिखी जिससे भारत की पहचान जो थी वो विश्व साहित्य में बनी। ठीक है, तो साहित्यिक योगदान देखने को मिलता है, अंग्रेजी भाषा ने हमारे देश के जो साहित्य को है वो देश विदेशों तक पहुंचाया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अवसर, अंग्रेजी ज्ञान के कारण भारत को वैश्विक स्तर पर व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में विशेष स्थान मिला। यानी अब क्या हुआ, भारत जो था विदेशों में भी अंग्रेजी के माध्यम से वैश्विक स्तर पर व्यापार कर सकता था, रोजगार पा सकते थे यहाँ के लोग। वंचित समूहों के लिए लाभकारी, अंग्रेजी भाषा ने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा के अवसरों को खोला। ठीक है, यानी पहले जो शिक्षा थी वो दलित लोगों को नहीं दी जाती थी, लेकिन अंग्रेजी भाषा ने सबको समान शिक्षा की बात करी। विशेषाधिकारी का प्रतीक, अंग्रेजी जनता आज भी सामाजिक आर्थिक विशेषाधिकार का घोतक है। अंग्रेजी ना जानने वालों को रोजगार और करियर में कठिनाई झेलनी पड़ती है। तो भाई जो अंग्रेजी जानते थे उनको एक तरह से देखा जाए विशेषाधिकार मिले। ठीक है, आज भी अगर आप देखते हैं भाई कि जिनको अंग्रेजी नहीं आती उनको अच्छे अवसर और अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, तो उस टाइम भी ये चीज आपको देखने को मिलती है। शिक्षा में समानता, पुरानी व्यवस्था में दलित शिक्षा वंचित रह गए थे, लेकिन अंग्रेजी ज्ञान ने उन्हें और अवसर दिया। तो भाई पहले जो शिक्षा में वंचित थे, जब उन्होंने अंग्रेजी सीखी तो उन्हें नए नए अवसर मिलने लगे, चाहे बेशक से वो दलित ही क्यों ना थे। तो अंग्रेजी भाषा भारत में सामाजिक गतिशीलता, रोजगार, साहित्य सृजन और समान अवसर माध्यम बनी। ठीक है, यद्यपि आज भी असमानताओं को भी उजागर करती है। तो भाई कई जगह असमानताएं भी देखने को मिलती है कि भाई जिनको अंग्रेजी नहीं आती उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, लेकिन जैसा हमने कहा था कि भाई अंग्रेजी भाषा का जो बहुआयामी प्रभाव है, तो अलग अलग क्षेत्रों पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। उपनिवेशवाद क्या होता है? तो देखिए, जब एक देश राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति के बल पर दूसरे देश पर शासन और उसके संसाधनों का दोहन करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। यानी कोई भी ताकतवर देश है वो क्या करेगा भाई, जो भी कमजोर देश है उस पर क्या कर लेगा भाई, शासन कर लेगा, वहाँ की राजनीति खुद चलाएगा, वहाँ के आर्थिक संसाधनों का यूज करेगा और अपने सैन्य शक्ति के आधार पर उस देश में प्रशासन चलाएगा। तो वो क्या हो जाता है, उपनिवेशवाद हो जाता है। उपनिवेशवादी देश शासित देशों की स्वतंत्रता छीन उसे अपने अधीन कर लेगा, यानी उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, वो जो चाहेगा उस देश के अंदर करेगा उपनिवेशिक देश।
इसका मूल उद्देश्य शोषित देश में प्राकृतिक संसाधन, श्रम और बाजार का उपयोग करना होता है। तो वो क्या करेगा भाई, वहाँ के जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भी वहाँ का श्रम है, जो भी उनके बाजार है, उन पर कब्जा करके खुद क्या करेगा, लाभ कमाएगा। उपनिवेशवाद शासित समाज की संस्कृति, भाषा और परंपराओं पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो भाई जब किसी देश पे कोई उपनिवेश स्थापित करेगा तो उसकी संस्कृति जो है, जो उसकी भाषा है, उसकी परंपरा है, तो वो क्या करेगा, वहां पर उसको भी खत्म करेगा, क्योंकि भाई वो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को उन पर थोपेगा। आधुनिक काल में सबसे व्यापक प्रभाव ब्रिटिश उपनिवेशवाद का रहा। तो आपने देखा ही था भाई, भारत के अंदर भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद रहा, ठीक है ना। तो भारत में भी उन्होंने क्या किया, भारत में शोषण ही किया, ठीक है ना। ऐसे ही एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब हिस्सों पर क्या किया, ब्रिटिश ने अपनी जो थी शोषणकारी नीतियां अपनाई और उनको क्या किया, उनके संसाधनों से वंचित करके उन्हें और गरीब कर दिया। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का भारत में क्या प्रभाव पड़ा। तो जो पुरानी पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली थी, तो भारत में क्या असर देखने को मिलता है। तो देखिए, भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का प्रभाव, आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ। तो अंग्रेजियों द्वारा लाई गई शिक्षा प्रणाली ने विज्ञान, तकनीक और तर्कपूर्ण विचार शुरू किए। तो भारत में जो था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है, उसने विज्ञान, तकनीक और तर्कपूर्ण विचारों की पहल करी। प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली का विकास। तो पश्चिमी शिक्षा से प्रशिक्षित भारतीय नई प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं में शामिल हुए, जिससे आधुनिक संस्थाएं विकसित हुई, ठीक है। तो जो प्राचीन परंपराएं भारत में चली आ रही थी, जो प्रशासन का तरीका था या न्याय व्यवस्था थी, इसको खत्म करके नई आधुनिक संस्थाएं और ये सब चीजें शुरुआत हुई यहाँ पर। सामाजिक सुधार आंदोलन का उदय। तो आधुनिक विचारधारा ने राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले सुधारकों को प्रेरित किया, जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और जातीय समानताओं के खिलाफ आंदोलन चलाए, ठीक है। तो हमारे यहाँ के जो विचारक थे वो उनकी विचारधाराओं से प्रभावित हुए और हमारे यहाँ जो गलत परंपराएं चली आ रही थी उनको खत्म करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए। राष्ट्रवाद का उदय। पाश्चात्य शिक्षा ने स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, यानी ये जो विचार थे वो लेकर आए उसके द्वारा, जिससे भारत में भी क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। तो लोगों ने भी सोचा भाई कि देश के अंदर सभी को स्वतंत्रता, समानता मिलनी चाहिए। तो ये सब विचार कहाँ से आए, ये सब पाश्चात्य शिक्षा से ही आए। नई पेशेवर वर्ग का उदय। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक जैसे नए पेशेवर वर्ग उधर कर आए, ठीक है। तो ये सारे जो नए वर्ग जो थे वो जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसी की देन थे, जिसने समाज और राजनीति में भी बाद में महत्वपूर्ण भूमिका आप देखते हैं निभाए, क्योंकि भाई लोग पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तो अपने देश के भले के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी समझ जो थी लोगों में धीरे धीरे विकसित होने लगी। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का पतन। गुरुकुल और मदरसा आधारित शिक्षा कमजोर हुई, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा अधिक महत्व मिलने लगा, ठीक है। तो जो पुराने मदरसे चले आ रहे थे या गुरुकुल चले आ रहे थे, ये व्यवस्थाएं जो थी धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि ज्यादा महत्व किसको दिया जा रहा था, अंग्रेजी माध्यम को और अंग्रेजी शिक्षा को दिया जाने लगा। पूंजीवाद किसे कहा जाता है। देखिए, पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन जैसे भूमि हो गई, पूंजी हो गई, मशीनें, उद्योग आदि का स्वामित्व कुछ व्यक्तियों या निजी समूहों के पास होता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे भाई, पैसा लगाएंगे और पैसा कमाएंगे। तो पूंजीवाद का मतलब क्या भाई, संसाधन जो सारे किसके कंट्रोल में है, किसी व्यक्ति या किसी एक समूह के पास होंगे, वो क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे, उससे प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। इसमें समाज का कुछ भला नहीं होता है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना होता है। तो मुख्य उद्देश्य क्या भाई, लाभ कमाना। इस व्यवस्था में प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से अधिक लाभ सुनिश्चित किया जाता है और उत्पादन व्यवस्था लाभ के आधार पर संचालित होती है। तो इसमें क्या होता है भाई, जिसके पास पैसा है, संसाधन है, वो लगाए और पैसा कमाए, प्रतिस्पर्धा करें, ठीक है। और यही जो है इसमें चलता रहता है। औद्योगिकरण तथा शहरीकरण की परिभाषाएं लिखी हैं। देखिए, उद्योगिकरण क्या है, किसी देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर मशीनें, ठीक है, तकनीक विकास, यानी अगर बड़े पैमाने पर आप क्या कर रहे हैं भाई, मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, तकनीकों का विकास कर रहे हैं, उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है ना, और आर्थिक और सामाजिक बदलाव ला रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, उद्योगीकरण कहलाता है। यानी उस क्षेत्र में क्या हो गया, उद्योगीकरण हो गया। क्यों, क्योंकि नए बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। मुख्य विशेषताएं। यांत्रिक उत्पादन का उदय, यानी क्या होगा, मशीनों से काम शुरू होगा। उत्पादन का आधार मानवीय संसाधन पर निर्भर होना, ठीक है। तो अमानवीय, सॉरी, तो यहाँ पर क्या होगा, मशीन और ऊर्जा पर ज्यादा से ज्यादा काम चलाया जाएगा, मानवीय जो नियंत्रण होगा धीरे धीरे कम होगा। वाष्प और विद्युत ऊर्जा का प्रयोग जो था एक टाइम में शुरू किया गया, ठीक है। आजकल तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, ठीक है ना, बाद में नई नई और तकनीक विकसित होती चलेगी, तो इसे क्या कहा जाता है, औद्योगिकरण। यानी जब काम जो हो किससे हो जाए, मशीनों से ज्यादा हो और मनुष्य से कम हो, तो वो क्या होता है, औद्योगिकरण होता है। शहरीकरण क्या होता है, तो शहरीकरण वह प्रक्रिया जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। यानी अब लोग ग्रामीण में ना रह के, यानी गांव क्षेत्र में ना रहकर वो कहाँ जाए, शहरों में जाए, ठीक है। जिससे शहरी आबादी बढ़ती है और शहरों का विस्तार होता है। जिससे क्या होगा, वहां पर भाई लोग ज्यादा आएंगे तो शहरी आबादी बढ़ेगी और जो शहर होंगे उनका और ज्यादा विस्तार होता है। तो मुख्य विशेषताएं, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण, यानी लोग गांव से शहर जाते हैं। शहरों को आर्थिक, सामाजिक और भौतिक संरचना में बदलाव आता है। तो भाई जब लोग ज्यादा वहां पे आएंगे, वहां पे काम धंधे ज्यादा विकसित होंगे, रहन सहन की सुविधाएं लोग अच्छे विकसित करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, बदलाव ज्यादा वहां पर आता है।
रोजगार, शिक्षा और सुविधाओं की ओर आकर्षण होता है। तो ज्यादातर इन क्षेत्रों में क्या होता है भाई, आप देखेंगे रोजगार, शिक्षा और सुविधाएं आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारा शहरीकरण का भी मेन कारण क्या है, शहरीकरण का भी मेन कारण आप देखेंगे उद्योगीकरण ही होता है। जहां पर उद्योगीकरण होगा वहां पर धीरे धीरे शहरीकरण अपने आप होना शुरू हो जाता है। ब्रिटिश उद्योगीकरण का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए ब्रिटिश उद्योगीकरण का भारतीय उद्योगों पर प्रभाव, भारतीय उद्योगों में गिरावट आई, यानी ब्रिटेन में मशीनों ने बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, जबकि भारत के परंपरागत उद्योग जो थे वो नष्ट हो गए। यानी मशीनों का काम जब शुरू हुआ वहां पर, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया भाई, यहाँ से कच्चा माल ले जाके वहां पे काम करना शुरू कर दिया और वहां से बना बनाया माल यहाँ लाना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ पे जो हाथ के सामान बनते थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। नगर केंद्रों का पतन, भारत के प्राचीन नगर सूरत, मुसलीपट्टनम जैसे व्यापारिक केंद्र कमजोर पड़ गए और उनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे जो भी व्यापारिक नगर थे, जब सामान बनेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, जाएगा नहीं, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो शहर थे वो खत्म होने लगे। रेशम और कपास उद्योग पर असर, मशीन निर्मित ब्रिटिश वस्त्रों की सस्ती आपूर्ति के कारण भारत रेशम और कपास उत्पादन व निर्यात लगातार कम होता चला गया, क्योंकि भाई मशीनों से वहां से सस्ता कपड़ा बनकर आता था, यहाँ का जो हस्तशिल्प था वो महंगा होता था, तो लोग खरीदते नहीं थे, तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी मांग जो कमजोर हो गई। कारीगर और कलाकार की स्थिति, लाखों भारतीय कारीगर, बुनकर, कलाकार बेरोजगार हो गए, कुलीन वर्ग की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई। ठीक है, तो जब भाई सामान बिकेगा नहीं तो ये सब लोग क्या होंगे, बेरोजगार ही होंगे। आधुनिक नगरों का विकास, परंपरागत नगरों के पतन के साथ कुछ नए आधुनिक नगर जैसे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विकसित हुए, जो औपनिवेशिक शासन पर व्यापार के केंद्र थे। तो उसके बाद अंग्रेजों ने भाई अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगा, कोलकाता, मुंबई, मद्रास जैसे व्यापारिक केंद्र विकसित किए उन्होंने। ठीक है, तो ब्रिटिश उद्योगीकरण ने भारत की पारंपरिक उद्योगिक व्यवस्था को तोड़ दिया और भारत के कच्चे माल आपूर्ति वाला बनाकर और ब्रिटिश से जो बना बनाया माल भारत में भेजने का काम शुरू किया। आजादी के बाद भारत में औद्योगिकरण किस प्रकार हुआ, तो देखिए आजादी के बाद भारत में औद्योगिकरण सबसे पहले औपनिवेशिक पृष्ठभूमि थी, यानी औपनिवेशिक पृष्ठभूमि में इसकी शुरुआत हुई। स्वतंत्रता से पहले भारत में औपनिवेशिक शोषण ग्रस्त था और उपनिवेशवाद के कारण परंपरागत उद्योग जो हमारे खत्म हो गए थे, गरीबी बढ़ रही थी, राष्ट्रवादियों ने आर्थिक शोषण का एक केंद्रीय मुद्दा बनाया कि भाई ब्रिटिशर्स द्वारा क्या किया जा रहा है, भारत में आर्थिक शोषण किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ जो आंदोलनकारी थे उन्होंने, जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने इसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन चलाए। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव, तो स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों की निष्ठा मजबूत की और भारतीय लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया कि भाई हम ब्रिटिश से बना हुआ सामान लेकर नहीं आएंगे, अपने देश के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव जो भारत में पड़ा, तो उन्होंने प्रोत्साहित किया कि यहाँ के लोग जो है वो सामान बनाए। गरीबी दूर करने का संकल्प था कि भाई आधुनिक विचारधारा और राष्ट्रवादियों का मानना था कि भाई तीव्र और वृद्ध औद्योगिकरण की गरीबी दूर कर सकते हैं। अगर हम अपने देश के अंदर औद्योगिकरण का विकास करेंगे तभी जो है हम क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे भाई, हमारा औद्योगिक विकास जो है पिछड़ता चला जाएगा, और जब तक हमारा औद्योगिक विकास नहीं होगा तब तक सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। ठीक है, भारी उद्योगों का विकास, तो स्वतंत्रता के बाद भारी मशीनीकृत उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, मशीन निर्माण, बिजली उत्पाद, रसायन, उर्वरक उद्योगों का तेजी से विकास किया गया। तो भारत में भी औद्योगिकरण की शुरुआत जो करी गई, तो हर उस क्षेत्र को आगे लाया गया जिससे भारत में उद्योगों को स्थापना हो सके। सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र का विकास, योजनाओं के माध्यम से पब्लिक सेक्टर जैसे सार्वजनिक क्षेत्र, बड़े और कोऑपरेटिव सेक्टर औद्योगिकरण की रीढ़ माने गए। ठीक है, तो ये कहा गया भाई जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर हैं उनको भी बढ़ाया जाए, ताकि वो क्या कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था को और ज्यादा अच्छे से आगे ले जा सकते हैं, तो बाद में ये हमारे औद्योगिकरण की रीढ़ भी बने। नेहरू का दृष्टिकोण, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके अनुसार आधुनिक भारत की नींव भारी उद्योग, विशाल बांध। तो उन्होंने कहा था भाई, नेहरू जी ने पहले कहा था कि अगर हमें आर्थिक विकास करना है तो भारी उद्योग जरूरी है, विशाल बांध बनाने जरूरी है, विद्युत शक्ति का उपयोग करना जरूरी है। ठीक है, तो तभी क्या है, भारत में जो क्या हो सकता है भाई, औद्योगिक विकास हो सकता है और हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नेहरू जी की सोच थी। औद्योगिक क्षरण क्या होता है, तो देखिए औद्योगिक क्षरण उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी क्षेत्र या देश में उद्योगों की गतिविधियां घटने लगती हैं। ठीक है, अगर किसी क्षेत्र में भाई उद्योग कम हो रहे हैं तो वो क्या होता है, औद्योगिक क्षरण होता है। इसमें उत्पादन में कमी आती है, अनेक कारखाने बंद हो जाते हैं और श्रमिकों की जो बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो नॉर्मल सी बात है भाई, अगर कोई भी कारखाना बंद होगा तो वहां पे क्या होगा, बेरोजगारी होगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी बढ़ेगी। इस प्रक्रिया से औद्योगिक विकास रुक जाता है और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा भाई, तो लोगों का रोजगार जाएगा, और औद्योगिकरण अगर रुक रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, अर्थव्यवस्था पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आर्थिक रूप से भी देश कमजोर होगा। पाश्चात्य व भारतीय औद्योगिकरण के पैटर्न में क्या अंतर है बताइए, तो भारत और पश्चिम की अगर हम तुलना करें, तो आरंभ काल की बात करते हैं तो पाश्चात्य जो देश यानी जो पश्चिम के देश थे, यूरोप और अमेरिका, 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति कहा गया। तो यहाँ पर भाई जो औद्योगिकरण था या औद्योगिक क्रांति थी पहले ही शुरू हो चुकी थी। ठीक है, 18वीं शताब्दी में ही। वहीं भारत की बात करें तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में धीमी गति से औद्योगिकरण हुआ, और भारत में जो औद्योगिकरण की शुरुआत हुई वो काफी धीमे स्तर पर हुई, क्योंकि ब्रिटिश का शासन था, उन्होंने उस हिसाब से किया भी नहीं।
आर्थिक मॉडल की बात करें तो पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित थी, जहां निजी उद्योग बाजार की ताकतों पर वर्चस्व था। तो भाई पश्चिम लोगों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाई, अपनाई, ठीक है, जिससे क्या हुआ, उद्योग और बाजार की जो थी वो ज्यादा समृद्धि हुई। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, जहां सार्वजनिक और निजी दोनों की भूमिका थी। तो यहाँ पर भाई सरकार को क्या करना था, लोगों को भी देखना था और आर्थिक विकास भी करना था, ठीक है। तकनीकी विकास, नई मशीन, इंजन और उत्पादन तकनीक, औद्योगिक क्रांति। तो भाई औद्योगिक क्रांति में नई मशीन आए, नए इंजन आए, नए उत्पादन की तकनीक आई, इससे क्या हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था विकसित हुई। वहीं भारत में प्रारंभ में ब्रिटिश तकनीक निर्भरता रही और बाद में धीरे धीरे स्वदेशी तकनीक का विकास हुआ। तो भारत में भाई पहले ब्रिटिश पर निर्भर थे और फिर जब आजाद हुए तो धीरे धीरे किस पर निर्भर हुए भाई, स्वदेशी तकनीक पर निर्भर हुए, जो उतनी ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाई, ठीक है। इसीलिए तो हम 1991 तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ा भाई, सुधार करने पड़े। उद्योगों का स्वरूप, पश्चिम भारी उद्योग जैसे इस्पात, कोयला, मशीन आदि का मुख्य आधार था। तो वहां पर भाई इन सब चीजों से उद्योग चल रहे थे। वहीं भारत की बात करें तो शुरुआत में भाई कपड़ा उद्योग प्रमुख रहा और बाद में इस्पात, रसायन और प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास हुआ। तो भारत ने एक धीरे धीरे चीजों की शुरुआत करी। श्रमिक की स्थिति, पश्चिम औद्योगिकरण के साथ श्रमिक आंदोलन और यूनियनों का विकास हुआ और श्रमिक अधिकारों को मान्यता मिली। तो भाई पश्चिम में क्या हुआ था, औद्योगिकरण की जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे श्रमिकों का शोषण हो रहा था, तो वहाँ पे आंदोलन वगैरह हुए, बाद में यूनियन वगैरह बनाई गई और श्रमिकों को अधिकार दिए गए। वहीं भारत की बात करें तो भारत श्रमिकों की स्थिति कठिन, विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र में शोषण और असमानता बनी रही। तो भारत में देखें तो भाई बहुत सारे अनौपचारिक क्षेत्र में आज भी लोग काम कर रहे हैं, तो आज भी असमानता आपको देखने को मिलती है। समग्र प्रभाव, तो पश्चिम औद्योगिकरण ने समाज और अर्थव्यवस्था को गहराई से बदला है। वहीं भारत की बात करें तो औपनिवेशिक शोषण के कारण औद्योगिकरण सीमित रहा। स्वतंत्रता के बाद ही वास्तविक औद्योगिकरण विकास हुआ। अगर देखा जाए तो भारत में जो है औद्योगिकरण ब्रिटिश काल में तो सीमित रहा, वो तो जब भारत आजाद हुआ तब उसने अपने आर्थिक विकास की प्रक्रियाएं तेजी से बढ़ाई। उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है, तो भारतीय समाज को किस तरह से उपनिवेशवाद ने प्रभावित किया। तो उपनिवेशवाद के दौरान भारत में आधुनिक राजनीतिक विचार जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और संस्थाओं की नींव रखी गई, ठीक है। तो उपनिवेशवाद के दौरान भारत के अंदर जो था कि लोगों को समझ में आया, जब उन्होंने पश्चिमी विचारकों की विचारधाराओं को समझा कि भाई भारत किसी भी देश के विकास के लिए लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता कितनी जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आई। ब्रिटिश शासन ने संसदीय प्रणाली, कानून और न्यायपालिका की संरचना को भारत में लागू किया। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था थी जो ब्रिटिश यहाँ पर लेकर आए, तो प्रशासन चलाने की एक अच्छी विद्या जो थी भारत के लोगों ने सीखी है, किस तरह से भाई एक संसदीय प्रणाली होती है, कानून व्यवस्था किस तरह से चलती है और न्यायपालिका क्या होती है। तो ये ब्रिटिश की ही देन था भारत में। अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की, जिससे नए विद्यालय और विश्वविद्यालय बने। तो नई शिक्षा की शुरुआत हुई, जिसमें विद्यालय और विश्वविद्यालयों में शिक्षा देने की शुरुआत हुई। नए तौर तरीके अपनाए गए, जैसे विद्यालयों में टाई यूनिफॉर्म पहनना, सड़कों पर बाईं ओर चलना, ठीक है। तो ये सारे अंग्रेजों के ही देन थे। पश्चिम शैली के खाद्य पदार्थों का प्रचलन बढ़ा, जैसे रेडी गाड़ियों पर बर्गर, पेस्ट्री, ब्रेड जैसी चीजें मिलने लगी। तो ये सारी जो शैली थी वो क्या थी, वो पश्चिम से ही आई थी। उपभोक्ता संस्कृति के साथ ब्रिटेनिया जैसी नई कंपनियों का उदय हुआ, जिसने भारतीय बाजार को प्रभावित किया। तो बहुत सारी नई कंपनियां बनी जिसने भारतीय बाजार को प्रभावित किया और बाद में भारतीयों ने भी बहुत सारी ऐसी कंपनियों की शुरुआत करी। उपनिवेशवाद भारत में पहले शासनों से किस प्रकार भिन्न था। तो देखिए भारत में जो पहले शासक था, मौर्य, गुप्त, मुगल, ये सारे लोग शासन करते थे। ये केवल कर वसूलते थे और समाज की पारंपरिक संरचनाओं को बदलने की कोई कोशिश नहीं करी इन्होंने। तो वो भी पहले के जो राजा महाराजा थे भाई, जैसा शासन व्यवस्था थी वो शासन व्यवस्था चलाते थे। देश समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन से रीति रिवाज फॉलो हो रहे हैं, क्या जो शिक्षा प्रणाली, इन सब चीजों पर उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया, ठीक है। बस वो क्या करते थे भाई, कर लेते थे और अपना शासन चलाते थे। लेकिन ब्रिटिश उपनिवेश अलग था। उसने क्या किया भाई, भूमि, जमींदारी, रैयतवाड़ी बदली और फसलों को भी तय किया। तो उन्होंने क्या किया भाई, जो भूमि व्यवस्था थी उसको ही बदल दिया। तो यानी उन्होंने जो जिसके बाद भी भूमि थी, उस जो कर की व्यवस्था थी उसको ही बदल दिया, यानी भूमि के हिसाब से कर व्यवस्थाएं शुरू करी इन्होंने। उत्पादन और वितरण को वैश्विक बाजार से जोड़कर भारत को कच्चा माल आपूर्ति बना दिया। तो उन्होंने क्या किया भाई, भारत के जो बाजार को था वो वैश्विक स्तर पर जोड़ा और यहाँ से कच्चे माल को ले जाके कहाँ करा, विश्व में बेचना शुरू किया, ठीक है, और फायदा उठाना शुरू किया। वह कानूनों से ग्रामीण वे चराहों को जंगल में प्रवेश से रोका। उसके बाद उन्होंने भाई जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो चरवाहे वगैरह थे, जो जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिससे भाई वहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा था, उन सब चीजों को उन्होंने कम करके और अपने फेवर में ले लिया कि भाई ये सारे प्राकृतिक संसाधन हमारे, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। यानी वहाँ के मूल निवासी जो आदिवासी थे उनको वहां से विस्थापित करके उनके संसाधनों पर अपना कब्जा करके और उसका भी फायदा उठाया। नई नकदी फसलें, चाय, मील, जूट आदि और संसाधनों का शोषण किया। तो भाई भारत के अंदर जो भी चाय, नील या जूट आदि जो विदेशी बाजारों में जिनकी मांग ज्यादा थी, उनका उत्पादन करवा के उन सब चीजों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने का काम किया।
पुराने शासकों का असर राजनीतिक सैन्य था, जबकि ब्रिटिश उपनिवेश का प्रभाव आर्थिक था। तो अगर हम देखें तो भाई जो हमारे पुराने शासक थे उनका सिर्फ राजनीतिक होता था, ठीक है ना, जनता से राजनीतिक लेन देन था, वो अपनी सैन्य व्यवस्था चलाते थे और बदले में सर उनसे टैक्स लेते थे। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया भाई, पूरा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इन सब या यहाँ तक कि पर्यावरणीय स्तर तक भी गहरा, इन्होंने हर क्षेत्र में जो है हस्तक्षेप करके भारतीय समाज को जो है पिछड़ने का काम किया। ठीक है। उपनिवेशवाद के कारण लोगों का आवागमन बढ़ गया। कैसे? तो देखिए, उपनिवेशवाद के कारण लोगों का आवागमन तेजी से बढ़ा। भारत के भीतर मजदूरों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में काम के लिए ले जाया जाने लगा, जैसे झारखंड, असम के चाय बागानों में। तो भाई जहाँ पर मजदूरों की कमी थी तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वहां पर ले जाया जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। इसके अलावा उपनिवेशवादी शासकों ने भारतीय मजदूरों और सेवा कर्मियों को एशिया, अफ्रीका और अमेरिका जैसे दूरस्थ देशों में भी काम करने के लिए भेजा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीयों का आवागमन बढ़ा। उसके बाद भाई विदेशों तक भी लेकर गए, अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर उपनिवेश था ब्रिटिश का, वहां पर लेकर वहां पे मजदूरी लोगों को करवाई। तो इससे क्या हुआ, लोग विदेशों तक जाने लगे। ठीक है, तो भारत का आवागमन जो था वो बढ़ा। उपनिवेशवाद के दौरान राष्ट्र राज्य की किस प्रकार उत्पत्ति हुई? तो देखिए, उपनिवेशवाद के दौरान राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति पाश्चात्य शिक्षा, लोकतांत्रिक विचारों और स्वतंत्र आंदोलनों के प्रभाव से हुई। तो भाई उपनिवेशवाद आया तो यहाँ पर नई शिक्षा प्रणाली आई, तो लोगों ने भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्रता, इन सब चीजों के बारे में जानना शुरू किया। और बाद में क्या किया, इन्हीं लोगों ने फिर भाई इन सब चीजों की मांगे भी शुरू करी देश के अंदर। तो औपनिवेशिक शोषण ने लोगों को राष्ट्रीय चेतना और संस्कृति पहचान को मजबूत दिया। तो औपनिवेशिक शासन ने क्या किया भाई, कि भारत की जो राष्ट्रीय चेतना था उसको जगाया, कि भाई एक विदेशी जो है हमारे ऊपर शासन चला रहे हैं और हम यहाँ इतने सारे लोग होकर हम उनका जो उनका शासन क्यों सह रहे हैं, हम लोगों को इकट्ठा होकर इन विदेशियों को भगाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी, जो चेतनाएं थी उनके अंदर जागी। इससे राष्ट्रवाद को बल मिला और औपनिवेशिक समाजों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संगठित होकर स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों की स्थापना की। और इसी से प्रेरित होकर लोगों ने क्या किया भाई, इकट्ठा हुए लोग और राष्ट्रवाद के लोगों की भावना उत्पन्न हुई कि भाई ये हमारा देश है और हम यहाँ पर रहेंगे, आप लोग हमारे ऊपर जो शासन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ क्या था, आंदोलन की शुरुआत हुई इसी टाइम। भारत में किन शहरों को अंग्रेजों ने बसाया था? तो देखिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा बसाए गए प्रमुख शहर और उनके कारण। तो कोलकाता सबसे पहले बसाया उन्होंने, स्थापना 1690 में। जॉब कॉर्नेस ने, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। बंगाल और पूर्वी भारत के व्यापार को नियंत्रित करना था और व्यापारिक केंद्र विकसित करना था। मेन मकसद क्या था भाई, यहाँ पर व्यापार को नियंत्रित करके और व्यापार को अपने हिसाब से बढ़ाना था। बॉम्बे, मुंबई। पृष्ठभूमि 1961 में पुर्तगालियों ने इसे इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को विवाह में दहेज में दिया था और 1968 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने भाई इसे इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को विवाह दहेज में दे दिया और फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया भाई कि आप इस पर अब शासन चलाओ। तो उद्देश्य क्या था, मेन ये था पश्चिम भारत में व्यापार का संचालन करना और भारत यूरोप के बीच समुद्री व्यापार को सुगम बनाना था। मकसद ये था भाई, यहाँ पे समुद्र का किनारा था, व्यापार को अच्छे से व्यवस्थित किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो ये जो मेन मकसद था इसको डेवलप करने का। मद्रास स्थापना 1639, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा से चंद्रगिरी क्षेत्र की जमीन खरीदी। ठीक है, तो जमीन खरीद पे इस पर कब्जा किया। उद्देश्य ये था कि भाई दक्षिण भारत में व्यापार को नियंत्रित करना और सैन्य दृष्टि से एक रणनीतिक केंद्र बनाना था। एक तो व्यापार बढ़ाना था और यहाँ पर अपनी सेना इकट्ठा करना था ताकि अगर कभी युद्ध की स्थिति आए तो यहाँ पे एक ट्रेन आर्मी रखी जा सके। दिल्ली स्थापना 1911 में ब्रिटिश भारत की नई राजधानी के रूप में उभरा। तो प्रशासनिक नियंत्रण रखना मजबूत करने के लिए बनाई गई थी इसे, और साम्राज्य की शक्ति को प्रदर्शित करना। ठीक है, दिल्ली में अपने साम्राज्य, दिल्ली से अपने साम्राज्य को चलाना और अपनी शक्ति को दिल्ली से पूरे देश के अंदर स्थापित करना। ठीक है, तो नियंत्रण मजबूत करना, तो ये मुख्य कारण था नई दिल्ली को राजधानी बनाने का। ठीक है, नगरीकरण और औद्योगिकरण पारस्परिक संबंध चर्चा कीजिए। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण क्या है? तो देखिए, औद्योगिकरण से नगरीकरण जुड़ा हुआ है। तो उद्योगीकरण और नगरीकरण एक दूसरे के पूरक हैं, यानी उद्योगीकरण और नगरीकरण, उद्योग लगने से रोजगार बढ़ता है और गांव से लोग शहर आते हैं और शहरों की आबादी व आकार बढ़ जाती है। तो किसी क्षेत्र में उद्योगीकरण होगा तो शहरीकरण अपने आप हो जाएगा। नगरीकरण से उद्योगीकरण की बात करें तो शहर उद्योगों को श्रम शक्ति, बाजार, परिवहन, आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है भाई, अगर शहरीकरण है वहाँ पे तो उद्योग तभी लगाए जाएंगे ना जब वहाँ पे लोग रहेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, अपनी श्रम शक्ति देंगे, वहाँ पे बाजार और परिवहन बने रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं ये। तो दोनों मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक जीवन शैली, उत्पादन, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और समाज को आधुनिकता व आर्थिक विकास की ओर ले जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं भाई, समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है ना, और देश को जो है वो आर्थिक विकास की ओर ले जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत में MS राव के अनुसार भारतीय गांव पर नगरों के प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो स्वतंत्र भारत में
किस तरह से नगरों को विभाजित किया जा सकता है, ये MS राव ने बताया था। तो स्वतंत्र भारत में गांवों पर नगरों का क्या प्रभाव है, तो समाजशास्त्री MS राव के अनुसार स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, यानी जब भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई और गांव में विभिन्न रूपों में शहरी प्रभावों के अधीन आए। उसके बाद धीरे धीरे आप देख रहे हैं गांव पर भी शहरी प्रभाव देखने को मिलता है। तो उन्होंने 3 प्रकार की स्थितियां बताई। तो इस समय 3 प्रकार की स्थितियां देखने को मिली। सबसे पहले प्रवासी श्रमिकों वाला गांव। तो कई गांवों से बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए दूर दराज शहरों में जाते हैं, उनके परिवार गांव में रहते हैं और शहर से भेजा गया धन गांव की आर्थिक स्थिति सुधारता है। इससे गांव में नई खपत संस्कृति और सामाजिक बदलाव आते हैं। तो एक तो ये भाई कि कुछ गांव के लोग जो होते हैं वो बाहर जाते हैं, कमाते हैं और फिर यहाँ पर पैसा भेजते हैं, तो धीरे धीरे ये गांव जो होते हैं वो समृद्ध होने शुरू होते हैं। दूसरा, औद्योगिक शहरों के आसपास के गांव। जब किसी औद्योगिक शहर का उदय होता है तो उसके आसपास के गांव की जमीन शहर का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, मान लीजिए अगर कहीं औद्योगिकरण हो रहा है, उसके आसपास की जो जमीन है वो क्या हो जाती है, और ज्यादा उपयोगी बन जाती है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे नोएडा, गुड़गांव के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो क्या हो जाएंगे, विकसित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भाई वहां पूरा एक तरह से शहरीकरण हो चुका है। इन गांवों में प्रवासी कामगारों के आने से मकानों की मांग बढ़ेगी, क्योंकि भाई वहाँ बाहर से लोग उस उद्योग क्षेत्र में आएंगे। अगर वो औद्योगिक क्षेत्र महंगा है तो उसके आसपास के गांव में रहना शुरू करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनकी मांग बढ़ जाएगी और बाजार का भी विस्तार होगा। साथ ही स्थानीय निवासियों और प्रवासियों के बीच सामाजिक संबंध संतुलित करने की चुनौती भी सामने आती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि भाई दूसरे क्षेत्र के लोग अगर किसी क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ पर कभी बार क्या हो जाता है, समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, जो संबंध होते हैं उतने संतुलित नहीं हो पाते, तो कई बार क्या होता है, संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिलती है। महानगरों से प्रभावित गांव। अगला जो आता है वो महानगरों का विस्तार निकटवर्तीय गांव को प्रभावित करता है। तो कई बार महानगर विकसित होते हैं तो आसपास के जो गांव होते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं। कई सीमांतवर्ती गांव पूरी तरह नगर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर कई बार क्या होता है भाई, धीरे धीरे एक नगर पूरा विकसित हुआ है और उसके आसपास के गांव हैं, धीरे धीरे क्या होगा भाई, वो जो गांव होंगे वो भी नगर में ही ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, तो खाली क्षेत्र जहां लोग नहीं रहते शहरी विकास के लिए उपयोग में आ जाते हैं। तो जो भी लोग वहां पर नहीं रह रहे होते, जो भी क्षेत्र जगह खाली पड़ी होती है, वो भी किस में उपयोग में आ जाते हैं, वो शहरी, तो वो भी क्या होते हैं, शहरीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरह की बात करते हैं MS राव। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट हो तो जरूर करें।